हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अपने प्यारे से चैनल पर। शक्ति बैच के अंदर हम लोग बच्चों फिजिक्स में 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 5वां लेक्चर लेकर के आए हैं, है ना। और ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन पर एक क्विक रिवीजन, है ना, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार आपके आंखों के आगे से गो थ्रू हो जाए। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी लगा पाए बच्चों। काफी सारे क्वेश्चंस लेकर के आए हूं। न्यूमेरिकल वाले पार्ट भी है जितने पूछे गए अब तक एनडीए में, और कंसेप्चुअल पार्ट जितना भी है वो सब भी मैं लेकर के आया हूं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। और आज के लेक्चर से आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाएगा पूरी एनएलएम का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, और उसके फ्रिक्शन वाले पार्ट का भी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कुछ जगह पर हम जहां थ्योरी में कवर नहीं कर पाएंगे वहां क्वेश्चंस से सीखेंगे, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो पावर पैक सेशन एक लिमिटेड टाइम के अंदर मुझे लेके आना पड़ता है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा थ्योरी के अंदर चीजें मैं कवर नहीं कर पाता हूं। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस की वजह से हम लोग थोड़ी सी डिडक्टिव लर्निंग कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन से हम लोग सीख लेते हैं थ्योरी को भी, है ना। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है वो क्वेश्चन के अंदर, और उससे पहले तक चैप्टर का जितना भी कंटेंट है वो मैं सारा आपके सामने दिखाने वाला हूं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बच्चों फोर्स क्या चीज होती है। देखो यार, फोर्स के मुख्य मुख्य 6 काम है। कितने काम है? 6 काम है। कौन कौन से? उसका मेन काम जो है, उसके बाद नीचे सारी ब्रांचेस हैं, उसका जो मेन काम है वो है एक्सेलरेट करवाना, ठीक है ना। बॉडीज को क्या करवाना? एक्सेलरेट करवाना। अब एक्सेलरेट करवाने के कई मतलब हो सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेट करवाने का एक मतलब होता है कि स्पीड को इंक्रीज करवाना, है ना। एक्सेलरेट करने का एक काम यह भी होता है कि भैया स्पीड को डिक्रीज करवाना, जिसको आप रिटार्डेशन के नाम से जानते हो, है ना, स्पीड को डिक्रीज करवाना। लेकिन एक्सेलरेशन का एक मतलब और भी होता है, डायरेक्शन को चेंज करना, है ना। डायरेक्शन को चेंज करने को भी क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। उसके लिए भी क्या चाहिए होती है? एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने पढ़ी है, सर्कुलर मोशन हमने पढ़ लिया है, उसके अंदर हमने देखा था किस तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपने को चाहिए ही चाहिए। कब कब? जब जब आपने डायरेक्शन को बदलना हो तब तब क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। तो वहां भी फोर्स रोल प्ले करेगी। इसके अलावा किसी बॉडी की शेप को चेंज करने के लिए भी फोर्स लगानी पड़ती है बेटा, ठीक है ना। बैलेंस फोर्सेस जब लगती है तो शेप चेंज हो सकती है उसकी, है ना। और अनबैलेंस फोर्सेस जब भी लगती हैं तो वो एक्सेलरेट करेगी, ठीक है ना। तो मैं बैलेंस अनबैलेंस के बीच में भी आपको डिफरेंस बताने ही वाला हूं, है ना। थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि फोर्स कहती क्या है। लिखा हुआ है फोर्स इज अ पुश और पुल। ये बचपन की कहानी है आपकी, जानते हो आप। पुश और पुल है जो प्रोड्यूस करता है या टेंड टू प्रोड्यूस करता है। अब जरूरी नहीं कि पुश कर ही दे, जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर ही दे। जैसे ये दीवार है पीछे, अब मैं इसके ऊपर अगर फोर्स लगाऊं तो क्या ये एक्सेलरेट कर जाएगी? क्या नहीं करेगी, है ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने इसको फोर्स नहीं लगाई। आप एक भारी अलमारी को खींचने की कोशिश करते हो, जरूरी थोड़ी कि वो खींची जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने पुल नहीं लगाया। लगाया है और वजहों से वो हिल नहीं पाई, है ना। और वजहों से वो चल नहीं पाई, और वजहों से वो एक्सेलरेट कर नहीं पाई। तो वो क्या वजह है? फ्रिक्शन वजह है, वो आप जानते हो उस बात को, है ना। तो इसीलिए कंफ्यूजन को दूर करते हुए मैं आपको ये साफ साफ बता दूं कि फोर्स का कतई ये मतलब नहीं कि एक्सेलरेशन पक्का होगी या नहीं होगी, है ना। फोर्स का मतलब पुश या पुल हो सकता है। अब वो टेंड टू प्रोड्यूस है मोशन का, जरूरी नहीं कि मोशन को प्रोड्यूस कर ही दे। टेंड टू प्रोड्यूस मोशन है। टेंड टू प्रोड्यूस का मतलब मोशन को प्रोड्यूस करने की इच्छा रखती है। टेंडेंसी का मतलब होता है इच्छा, है ना। मोशन को प्रोड्यूस करने की वो इच्छा रखती है ना। कौन? फोर्स। पढ़ते हैं आगे। प्रोड्यूस अ चेंज इन द यूनिफॉर्म बॉडी, स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप अ बॉडी विच इज इन द मोशन। मतलब दोनों बातें चलती चीज को रोकने का भी दम रखती है फोर्स, और रुकती चीज को चलाने का भी दम रखती है फोर्स, ठीक है ना। और वो चलती चीज कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है ना। इसी को आगे जाकर के हम इनर्शिया के नाम से पढ़ेंगे कि इनर्शिया को चेंज करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। यही पहला लॉ है न्यूटन का। आगे जाके न्यूटन के लॉस को भी डिस्कस करेंगे हम आज ही के लेक्चर में, है ना। अभी तो सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं फोर्स के बारे में। तो भाई ऐसा है, फोर्स एक्सेलरेट करवाने में हेल्प करती है, ठीक है ना। फोर्स मोशन को रेस्ट में लाने में या रेस्ट से मोशन में लाने के, यानी टेंडेंसी रखने के मतलब ऐसी इच्छा रखने के कि भाई कोई चीज चलती है तो वो रुक जाए, और कोई चीज रुकती है तो चल जाए। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि भाई चलते ट्रक को आप रोक दोगे, ये चलती ट्रेन को आप रोक दोगे। जरूरी तो नहीं कि आपके आप में उतना बल है ना। बल ज्यादा करना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, तब हो सकता है कि वो रिटार्ड करनी शुरू कर दे, है ना। अदरवाइज वो आपको साथ ले जाएगा, ऐसा ही होता है ना। तो यूनिट जो है उसकी वो क्या है? यूनिट जो है उसकी वो है न्यूटन, है ना। और सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है डाइन, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। ये 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के। ये कन्वर्जन अपने पास नोट कर लेना, है ना। न्यूमेरिकल में कहीं कहीं पर ये लगाना पड़ सकता है आपको, ठीक है। डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट है,
ठीक है, और न्यूटन जो है वो ऐसा यूनिट है। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी तो इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं कि भाई दिशा आपको निर्धारित करनी पड़ेगी, दिशा के साथ आपको मैग्नीट्यूड को देखना पड़ेगा, खाली मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा, है ना। आगे जाकर के और बातें डिस्कस करूंगा जब बैलेंस अनबैलेंस की बातें करेंगे, किस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है। एंड द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द फोर्स इज डायरेक्टेड इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है उस डायरेक्शन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो बोलते हैं कि वो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है ना। जैसे ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, इसके ऊपर मैंने फोर्स ऐसे लगाई तो ये कंप्लीट लाइन ऑफ एक्शन है, ये सारी लाइन ऑफ एक्शन है। इस पूरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी होती है, ये एक्सिस है ना, यहां भी इन्फिनिटी होगी, यहां भी इन्फिनिटी होगी, इसे क्या बोलेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन है। ये लाइन ऑफ एक्शन कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है, ऐसा, तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन। समझ गए बात को, आगे एक्सटेंड कर दो, वो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। आगे कह रहा है द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको टॉर्क कहते हैं, टॉर्क, ठीक है। अब टॉर्क की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, देखो बच्चों, मैटर करता है कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है। टॉर्क जानने के लिए लाइन ऑफ एक्शन जानना जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। लेट अस सपोज ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई ब्लॉक है और इसको ग्राउंड पे रखा हुआ है हमने, ठीक है ना, इसको ग्राउंड पे रखा हुआ हमने, और मैंने जो फोर्स लगाई है ना, वो इसके सेंटर ऑफ मास के लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है। मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है। अगर ऐसा होता है, मतलब क्या हुआ इस बात का, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का मास इकट्ठा हुआ माना जा सकता है। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जो मैंने यहां पर इससे दिखाया, पिंक दिख रहा होगा, है ना, बेबी पिंक कलर है, उससे मैंने जो आपको दिखाया वो सेंटर ऑफ मास है। तो इस बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वो मान लो बीचों बीच है, ठीक है ना, तो बीचों बीच सेंटर ऑफ मास है। अब आपने जो फोर्स लगाई है वो सेंटर ऑफ मास उसकी लाइन ऑफ एक्शन में नहीं आता, उसकी लाइन ऑफ एक्शन में नहीं आता। बोले तो फोर्स कैसे लगाई है, बोले तो फोर्स ऐसे लगाई है भाई, ऐसे लगाई है या ऐसे लगाई है ना, ऐसे नहीं लगाई कि लाइन ऑफ एक्शन के पास कौन, लाइन ऑफ एक्शन पे कौन आ जाए, सेंटर ऑफ मास आ जाए, ऐसी फोर्स नहीं लगाई है। अगर ऐसी फोर्स लग जाए तो होगा ट्रांसलेटरी मोशन। कैसा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है कि खिसकना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो ये आगे क्या करता जाएगा, खिसकता जाएगा। क्लियर, इसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। कब होगा, जब सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स लगेगी तब होगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगी तो क्या होगा, तब वही फोर्स बन जाएगी टॉर्क। तब उसी फोर्स को, वही फोर्स जो दिखाएगी वो टॉर्क का इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगी। यही वाली फोर्स, कौन सी वाली फोर्स, ये वाली या ये वाली। मतलब अगर 3 फोर्स मैंने यहां पर दिखाई, 1 2 3, और लेट अस सपोज चौथी फोर्स मैंने ऐसे दिखाई है, ये चौथी फोर्स है, ठीक है, ये चौथी फोर्स है। तो इन चारों फोर्सेस में से 1 2 3 और 4, इन चारों फोर्सेस में से कौन कौन सी फोर्सेस टॉर्क बनने का हुनर रखती है और कौन कौन सी फोर्स टॉर्क बनने का हुनर नहीं रखती है। आओ एक बार डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ, पहली वाली फोर्स क्या उसके लाइन ऑफ एक्शन में सेंटर ऑफ मास है? आंसर है नहीं है। और जिस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे सेंटर ऑफ मास नहीं होता वो टॉर्क का इफेक्ट दिखाती है। यानी पता क्या होगा, ये ऐसे है ना, आपने इसको ऐसे फोर्स लगाई तो ऐसे खड़ा है, ऐसे गिर जाएगा, ये टॉर्क लग गई, रोटेशनल इफेक्ट आ गया, रोटेशन आ गई, है ना। अगर ये ऐसे गिर गया तो इस एक्सिस के अबाउट, है ना, या फिर नीचे किसी पॉइंट के अबाउट ये क्या करने लगेगा, ये ऐसे रोटेट कर रहा, रोटेट करके क्या करेगा, गिर जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लो ये बॉटल है, ठीक है ना, ये बॉटल है, मैंने यहां फोर्स नहीं लगाई, ये सेंटर ऑफ मास इसका यहां होगा, मैंने यहां फोर्स नहीं लगाई, मैंने यहां फोर्स लगाई, क्या हो गया, ये देखो, ये रोटेट कर गई ना। दोबारा देखो, यहां सेंटर ऑफ मास होता, मैंने यहां फोर्स नहीं लगाई, मैंने यहां फोर्स लगाई, गिर गई, ठीक है। ऐसी अब तीसरी वाली फोर्स को डिस्कस करते हैं। वो कहां लग रही है, वो नीचे लग रही है, यहां ऐसे लगाई, ये देखो, हो गई रोटेट। हाँ समझ में, है ना। अब सेंटर ऑफ मास पे लगाता हूं, ये सेंटर ऑफ मास इसका यहां होगा, तो ऐसे ऐसे खिसकनी शुरू हो जाएगी, ऐसे, है ना। मेरा हाथ उतना चिकना नहीं है कि आगे बढ़ जाए ना, टेबल पे होता तो मैं अच्छे से दिखा पाता आपको ये। अगर सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाई जाएगी तो ये खिसकता क्या करने लगेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करने लगेगा। यानी नंबर 2 वाला सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है। अगर ट्रांसलेटरी मोशन देखने में, ट्रांसलेटरी का मतलब होता है सीधा चलना है, ऐसे चलना है।
अगर ऐसे चलेगा सीधा 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 तो बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, तब टॉर्क का इफेक्ट नहीं आया, है ना। तो 1 2 3 और 4, चौथी वाली के बारे में क्या कहना है यार? चौथी वाली को भी आगे एक्सटेंड करके देखो ना यार, चौथी वाली को भी अगर आप आगे एक्सटेंड करके देखो तो आप ये पाओगे कि वो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, यानी कुछ ये हो रहा है, ये रखा हुआ था ना, ये हो रहा है यहां से, यहां से ये हो रहा है, तो ये देखो, ये देखो ऐसे कर जाएगा, ये ऐसे कर जाएगा, समझ रहे हो? तो मैंने ऐसे फोर्स लगाई तो ऐसे 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 चलना शुरू हो जाएगा ये। तो क्या इससे आया क्या टॉर्क का इफेक्ट? इससे ये रोटेट हुआ क्या? नहीं हुआ। नीचे वाली फोर्स से रोटेट होगा इस तरफ को, ऊपर वाली से रोटेट होगा उस तरफ को। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो कौन कौन सी फोर्सेस टॉर्क बनती हैं, कौन कौन सी फोर्सेस टॉर्क नहीं बनती है, उसको जानने का एक आसान तरीका है ये, कि सेंटर ऑफ मास से जो लाइन गुजर रही होगी, है ना, जिसका इफेक्ट, है ना, जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा होगा, वो होंगी फोर्सेस जो टॉर्क नहीं बना पाएंगी, और जो बच गई हैं, जो इधर उधर कहीं हैं, वो सब की सब क्या बनाएंगी? टॉर्क बनाएंगी। सब की सब वो टॉर्क का रोटेशनल इफेक्ट दे सकती हैं, है ना, देने की हुनर रखती हैं। समझ गए? ओके, तो ये बात का ध्यान रखना आप, है ना। बढ़ता हूं आगे। अब बारी आती है इनर्शिया की। देखो मैंने आपसे कहा था कि इनर्शिया की चर्चा करनी पड़ेगी भाई, तो इनर्शिया की चर्चा शुरू करते हैं। ऐसा भैया, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि किसी भी बॉडी की आदत कि वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, अगर वो मोशन पे चल रही है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, तो वो उसी पे चलती रहना चाहती है। वो अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहती। बोले तो वो रेस्ट से मोशन में जाना नहीं चाहती और मोशन से रेस्ट में आना नहीं चाहती। और वो मोशन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में नहीं आना चाहती और रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में नहीं जाना चाहती। इस टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया, इस आदत को कहते हैं इनर्शिया। पढ़ लिया जाए एक बार इसको। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज बाय द वर्च्यू ऑफ विच दे अपोज ओनली चेंज इन देयर प्रेजेंट स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। अपनी प्रेजेंट स्टेट में, अपनी नेचुरल प्रेजेंट स्टेट में अगर उस पर फोर्स लगाई जाए तो वो उसको अपोज करेगी। बॉडी उसको क्या करेगी? अपोज करेगी। ठीक है ना। अपने ऊपर चेंज को बर्दाश्त नहीं करेगी, अपनी स्टेट का चेंज बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर मैं रुकी हुई हूं तो रुकी रहने दो भाई, चलाओ मत, और चल रही हूं तो चलते रहने दो, रोको मत। ये होता है इनर्शिया, है ना। दो तरह का इनर्शिया है, मुख्यतः तीन तरह का इनर्शिया होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है ना। यहां पर जो टेंडेंसी की बात करी गई है, स्टेट की बात करी गई है, वो मोशन और रेस्ट की स्टेट है। तीसरी डायरेक्शन भी होती है कि अगर एक दिशा में चल रहा है तो उसी दिशा में ही चलता रहना चाहता है, अपनी दिशा को भी चेंज करना नहीं चाहता। क्योंकि देखो तीनों ही काम करने के लिए, बात को समझना, यहां से फोर्स समझाई जाएगी ना, इनर्शिया से फोर्स समझाई जाएगी, इसलिए बात को समझने की कोशिश करना। तीन तरह के इनर्शिया है। क्यों? क्योंकि तीन तरीके को चेंज करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। अगर कोई चीज रेस्ट पे ही है, कोई चीज रुकी हुई है ना, तो 1 साल बाद आओगे तब भी रुकी मिलेगी, 2 साल बाद आओगे तब भी रुकी मिलेगी। जब तक उस पर किसी ने फोर्स लगाई, कोई भूकंप नहीं आया, तब तक वो चीज नहीं पड़ी रहेगी। हाँ की ना, है ना। यानी कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगी तो वो चीज क्या करेगी? वो रुकी रहेगी, है ना। तो उसको रुकते से चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी ना। यानी रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, उसकी रेस्ट वाली प्रेजेंट स्टेट को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। यानी इनर्शिया को जब भी तोड़ना हो, इनर्शिया को जब भी ब्रेक करना हो, फोर्स से ब्रेक होगा वो। ठीक है ना। एक पर्टिकुलर आदत को अगर आपने हटाना है अपनी जिंदगी से, तो आपको एफर्ट तो डालना पड़ेगा। आप लेट उठते हो, आपका इनर्शिया बन गया लेट उठने का। इनर्शिया का मतलब आपकी आदत बन गई लेट उठने की, है ना। आप 11 बजे उठते हो सो करके, 12 बजे उठते हो सो करके, है ना। तो किसी ना किसी दिन तो या तो आपको खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा, खुद अलार्म सेट करना पड़ेगा, है ना। हर 5-5 मिनट का अलार्म सेट करो आप, कि भाई पहले से नहीं उठे तो हाँ 5 मिनट बाद फिर उठ जाए, हाँ 5 मिनट फिर उठ जाए, ऐसे करके आपको अलार्म सेट करना पड़ेगा। या फिर मम्मी को बोलोगे मम्मी उठा करके मेरे को बाल्टी डाल देना पानी की सुबह सुबह, है ना। सुबह 7 बजे मुझे उठना है, पढ़ाई करनी है मुझे, है ना। तो बाल्टी लेकर के आना, पानी को मेरे ऊपर डाल देना, है ना। तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या किया गया? लगाया गया, है कि नहीं। एक्स्ट्रा एफर्ट डाले गए किसी भी आदत को तोड़ने के लिए, है ना। ये भी जिंदगी का उसूल है। ये इनर्शिया क्या है है ना। ये फिजिक्स क्या है? ये लॉज ही तो है, जो हम दिनचर्या में देखते हैं वो लॉज ही तो है। तो उससे आप समझ सकते हो इस बात को, है ना। सिर्फ समझाने के लिए। इनर्शिया फिजिकल इनर्शिया की बात हो रही है, मेंटल इनर्शिया की बात नहीं हो रही है। आपका नींद में होना ये मेंटल इनर्शिया है, इसको तोड़ने के लिए भी एफर्ट लगाना पड़ता है ना। और हो सकता है ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता हो, है ना। जो फिजिकल इनर्शिया को तोड़ने के लिए लगाना पड़ता है, उससे ज्यादा लगाना पड़ता हो मेंटल इनर्शिया को तोड़ने के लिए, है कि नहीं। सही बात कह रहा हूं ना। किसी भी आदत को छुड़वाने के लिए बोलते 21 दिन चाहिए। मुझे नहीं लगता है कोई 21 दिन का फॉर्मूला होगा, है ना। होने को 5 दिन भी हो सकता है ना। हाँ, एक दो दिन में नहीं होता, लेकिन है ना, ऐसा है 1-2 दिन के अंदर आदत नहीं सुधरती, कुछ टाइम उसको देना पड़ता है। और उसके पीछे किक भी चाहिए होती है। किक बोले तो मोटिवेशन चाहिए होती है ना। किसी भी आदत को छोड़ने के लिए या किसी भी आदत को अपनाने के लिए भी। तो वही बात है,
अच्छी आदतें अपनाने के लिए और बुरी आदतें छोड़ने के लिए एफर्ट तो मारना पड़ेगा। ऐसे ही इनर्शिया, रेस्ट पे बॉडी थी तो फोर्स लगाया गया, मोशन में लाई गई। और ऐसे ही मोशन में अगर कोई चीज चल रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, स्पेस में है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, कोई कॉमेट है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी बेटा, है ना। उसको रोकने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी उसकी स्टेट चेंज होगी। ऐसे ही तीसरा वाला इनर्शिया समझो, दिशा का इनर्शिया, डायरेक्शन का इनर्शिया। कोई चीज है जो एक ही सेम दिशा में चले जा रही है, उसकी दिशा को चेंज करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। और तीनों ही केसेस में देख लो एक्सेलरेशन है, ध्यान से समझना, तीनों ही केसेस में एक्सेलरेशन है। कोई रुकी चीज है उसको चलाना यानी एक्सेलरेट करना, कोई रुकी चीज है कोई चलती चीज है उसको रोकना यानी फिर एक्सेलरेट करना, और कोई दिशा में चल रहा है और दिशा को चेंज करना भी एक्सेलरेशन है। तीनों ही एक्सेलरेशन, और तीनों फोर्स के बिना नहीं हो सकती। एक्सेलरेशन कभी फोर्स के बिना नहीं आ सकती, एक्सेलरेशन की मम्मी फोर्स, ठीक है ना। तो इसलिए इनर्शिया को कभी भी तोड़ना हो, आपने आदत को कभी भी आपने ठीक करना हो, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। वही वाली बात है, इनर्शिया को जब भी तोड़ना हो, है ना, इनर्शिया को जब भी ब्रेक करना हो, आपको फोर्स तो लगानी पड़ेगी, चाहे वो कैसा भी इनर्शिया हो। पढ़ लिया जाए एक बार। हाँ, ये तो डेफिनेशन तो ओके है ना। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी है ना, जिसकी वजह से, जिसके कारण से, बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है जिसके कारण से वो अपोज करती है अपने पर होने वाले चेंज को, अपनी स्टेट पर होने वाले चेंज को क्या करने लगती है? अपोज करने लगती है। जैसे एक दो बार आप भी मम्मी को बोलोगे, मम्मी क्यों डाल दिया यार पानी मेरे ऊपर, यार क्यों उठा रहे हो मेरे को यार, है ना। दो तीन बार आप भी अलार्म बंद करके सो जाओगे, अगर खुद से अलार्म लगा रखा है, दो तीन बार आप भी बंद कर। ये बॉडी का इनर्शिया है कि आदत को बदलने देना नहीं चाहती, है ना, जो आदत चल रही है उसको चलने देना चाहती है। दैट इज इनर्शिया। आगे कह रहा है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। इनर्शिया जो है वो मास पर डिपेंड करता है बस, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। मास जिसका जितना बड़ा होगा, इनर्शिया उसका उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। भारी चीज को हिलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। मास ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा। एक ट्रेन चलती आ रही है, उसको रोकना ज्यादा आसान है कि एक बिल्ली चलती आ रही है, भागती आ रही है, उसको रोकना ज्यादा आसान है? ऑब्वियसली ट्रेन को रोकना ज्यादा मुश्किल है ना। बिल्ली को रोकना ज्यादा आसान है। क्यों भाई ट्रेन को रोकना ज्यादा मुश्किल क्यों है? ट्रेन को रोकना इसलिए ज्यादा मुश्किल है, ट्रेन को रोकना इसलिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है, और मास ज्यादा होने से इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा। तो इनर्शिया जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? मास की ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। इनर्शिया मास की ही प्रॉपर्टी है। मास अधिक होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा ही होगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब भाई हमने टॉर्क की बात करी थी ना, है ना। सीधी फोर्स टॉर्क बन जाती है। ऐसे ही इनर्शिया का एक रोटेशनल एस्पेक्ट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया का एक रोटेशनल एस्पेक्ट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? देखो ऐसा है, जैसे आपने इनर्शिया को समझा ना, क्या समझा कि भाई कोई चीज रुकी है तो उसकी आदत बनी रहती है कि वो रुकी रहे, चल रही है तो आदत बनी रहती है कि चलती रहे, है ना। और डायरेक्शन में है तो मन करता है कि भाई एक ही डायरेक्शन में चलती रहे, है कि नहीं। और उसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? फोर्स लगानी पड़ती है। सही बात है सर, एकदम सही बात है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता क्या है कि कोई चीज अगर गोल घूम रही है, कोई चीज अगर रोटेट कर रही है, और वो कोई भारी सी चीज है जिसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और उसको रोटेट करवाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब आप इसको सोचो जरा, कोई भी एक बॉडी जो बहुत भारी है, ठीक है ना, कोई भी एक बॉडी जो बहुत भारी है ना। ऐसे मान लो एक चेन है, जंजीर है, एक है ना, जंजीर है, और जंजीर के आगे एक मोटा सा मेटल का बॉल बांधा हुआ है ना। जंजीर के आगे एक मोटा सा मेटल का बॉल बांधा हुआ है ना, और इसको खूंटे से टांग रखा है ऐसे करके, या खूंटे से इसको बांध रखा है चेन को, ठीक है ना। खूंटा टांग के, है ना, यहां पर लठ गाड़ दिया, खूंटा गाड़ दिया यहां पर, और यहां से चेन है ये, और चेन के आगे एक मास, बहुत मोटा सा मास है ना। अब आपको इस मास को घुमाना है इसके आसपास, तो सोचो कितना जोर लगाना पड़ेगा आपको घुमाने के लिए, है ना। और यहीं पर अगर कोई हल्की सी चीज होती तो उसको घुमाने के लिए क्या करना पड़ता? इजीली घूम जाती वो, है कि नहीं, है ना, है कि नहीं। अगर यहां मास कम होगा तो इजीली घूम जाएगी, मास ज्यादा होगा तो मुश्किल से घूमेगी। अच्छा, एक बात और सोचो, अगर मैं इस जंजीर को लंबी कर दूं तो, ये जंजीर लंबी कर दी मैंने, ठीक है, मास उतना ही है जितना पहले था। तो मुझे एक बात बताओ, लंबी जंजीर वाली, फील करके देखना, अब इसको फील करने की जरूरत है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फील करने से आएगा आपको समझ में, ठीक है ना। अब लंबी सी कोई जंजीर है और उस पर बॉल जो टंगी हुई है उसको बड़े सर्कल में घुमाना है आपने, बड़े सर्कल में घुमाना है। तो आप बताओ ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? बिल्कुल लगानी पड़ेगी, है ना। यानी यहां पर दो फैक्टर हो गए। अब यहां पर दो फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर हो गया मास, कि अगर मास बहुत ज्यादा होगा, है ना, मास बहुत ज्यादा होगा तो सर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और घूमती चीज को रोकना भी पड़ेगा, तब रोकने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, है कि नहीं।
अगर कोई मास, कोई बहुत बड़ा मास घूमे जा रहा है, बहुत बड़ा मास कोई घूमे जा रहा है, रोटेट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है कि नहीं, तो उसको रोकने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स, और चलाने के लिए भी करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यही तो इनर्शिया है, यही तो इनर्शिया है, रुकते से चलाना और चलते से रोकना, है कि नहीं। अच्छा, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना हो तो पहले क्लॉकवाइज घूम रही है, फिर तो रोकना तो एक बार पड़ेगा ही, तभी तो घूमेगी। या तो क्लॉक घूम सकता है या एंटी क्लॉक घूम सकता है कि नहीं, और क्लॉक घूम रहा है तो भी उसको रोक करके एंटी क्लॉक घुमाना पड़ेगा, बात वही है ना। इनर्शिया, इनर्शिया की बात कर रहे हैं हम यहां पर, वो डिपेंड कर रहा है नंबर एक मास पर, वो डिपेंड कर रहा है नंबर एक मास पर, है ना। मास अगर ज्यादा होगा तो घुमाने में कष्ट ज्यादा उठाना पड़ेगा, हाँ कि ना, घुमाने में कष्ट ज्यादा उठाना पड़ेगा। अच्छा, और रेडियस लंबी होगी तो, है ना, इसके अबाउट घूम रहा है ये किसी ओमेगा से, है ना, इसके इस एक्सिस के अबाउट ये किसी ओमेगा से घूम रहा है। ओमेगा मतलब आप समझते हो एंगुलर वेलोसिटी, है ना, पढ़ाया हुआ मैंने आपको, है ना। तो जैसे इसको घुमाओगे आप किसी ना किसी ओमेगा से, है ना, और ये रेडियस बहुत बड़ी है ना, रेडियस बहुत बड़ी है, ऐसे घूमेगा ये, ऐसे घूमेगा ये, इस तरीके से घूमेगा ये, है कि नहीं, है ना, ऐसे घूमेगा ना ये। तो जब ये ऐसे घूमेगा और बड़ी रेडियस पे घूमेगा तो भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो फैक्टर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर दो फैक्टर है, पहला फैक्टर मास, दूसरा फैक्टर रेडियस। फॉर्मूला होता है इसका I इज इक्वल टू mr², जनरल फॉर्मूला ये, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग निकलता है, अलग अलग सॉलिड बॉडीज के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। उतने डिटेल में अपन नहीं जाते, है ना, 11th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर पढ़ाते हैं, है ना, बहुत डिटेल पढ़ाते हैं उसके अंदर, तो निकलवाना सिखाते हैं, डिस्क का, रिंग का, स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का, हॉलो स्फेयर का, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, बहुतों का सिखाते हैं। इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता एनडीए के अंदर, है ना, सीडीएस के अंदर पूछा जाता है, एनडीए के अंदर नहीं पूछा जाता इतना ज्यादा, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो आपने फॉर्मूला ध्यान में रखना है, I इज इक्वल टू mr², m स्टैंड्स फॉर मास, m स्टैंड्स फॉर मास जो कि किलोग्राम में कैलकुलेट होगा, r स्टैंड्स फॉर रेडियस, रेडियस, और उसका भी क्या किया जा रहा है, स्क्वायर किया जा रहा है, ध्यान देना, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज I से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है। क्या आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो, खुद निकाल के दिखाना इसके डायमेंशंस, ठीक है। कमेंट में वेट करूंगा मैं आपके कमेंट्स की, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन निकाल के दिखाना, मास की डायमेंशन पता आपको, रेडियस की पता आपको, लिखना और बताना कि क्या डायमेंशन होगी। कमेंट में वेट कर रहा हूं आपका, पॉज करके कमेंट में देना मेरे को, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर लेमिना पासिंग थ्रू द सीजीएन परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है, वो I इज इक्वल टू mr² होता है। ऐसे ही इस वाली बॉडी का भी क्या है, I इज इक्वल टू mr² है। The property of a body by virtue of which it opposes any change in state of rotation about an axis is called the moment। बिल्कुल सही है भाई, जैसा इनर्शिया था वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना। ये घूमती हुई चीज को, घूमती हुई चीज वाली जो स्टेट है उसको चेंज करवाने के पीछे, मतलब उसको चेंज करवाने के लिए अपोज करती है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है तब, ठीक है ना। तो घूमती चीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, और ट्रांसलेटरी ऑब्जेक्ट्स के लिए सिंपल वाला इनर्शिया जो कि सिर्फ और सिर्फ मास पर डिपेंड करता है उसको पढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, इनर्शिया को बस एक प्रॉपर्टी माना हुआ है, फर्क है दोनों के अंदर, ठीक है ना। इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये फर्क है कि इनर्शिया जो है वो तो खाली प्रॉपर्टी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं जो कि मास और रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास से निकल के आता है फॉर्मूला। चलो न्यूटन लॉ पर आते हैं। पहला लॉ है न्यूटन का, आसान सा, आप लोग जानते हो इस बात को कि कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, और चल रही है तो चलती ही रहेगी, है ना, वो भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, और कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, वो भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जब तक उस पर फोर्स लगाई ना जाए बाहर से उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। यानी मोशन से रेस्ट में लाने के लिए या रेस्ट से मोशन में लाने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। बेसिकली ये पता क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ, पता क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ? ये कह रहा है कि भाई इनर्शिया टूट जाएगा अगर फोर्स लगा दे तो। क्या बोला? इनर्शिया टूट जाएगा। इनर्शिया ब्रेक होने का क्या मतलब है? जो उसकी आदत है वो छूट जाएगी। उसकी रेस्ट में रहने की आदत थी, अब छूट जाएगी। कब? फोर्स लगा दो। मोशन में रहने की आदत है, फोर्स लगा दो, स्टेट चेंज हो जाएगी, है ना। तो स्टेट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? फोर्स लगानी पड़ती है। उसी का नाम फर्स्ट लॉ है, उसी का नाम, आसान भाषा में बता रहा हूं आपको फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ है कि इनर्शिया को चेंज करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। अब एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। या तो वो रेस्ट वाले इनर्शिया पे बनी रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन वाले इनर्शिया बनी रहेगी। लेकिन कब तक? जब तक अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। ठीक है ना, ठीक है ना। जब तक कंपेल ना किया जाए। कंपेल का मतलब होता है जबरदस्ती करना। कंपेल का मतलब होता है जबरदस्ती। जबरदस्ती मतलब जबरन, यानी एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा, है ना।
जबरदस्ती करने का मतलब होता है कंपेल करना। तो कंपेल जब तक ना किया जाए किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तब तक वही इनर्शिया बना रहेगा। पढ़ लो एक बार इसको, तब तक वही इनर्शिया बना रहेगा, ठीक है ना। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसीलिए कहा जाता है। आ सकता है ये क्वेश्चन के अंदर, है ना, कि किसको लॉ ऑफ गैलीलियो कहते हैं। गैलीलियो ने इसका बेसिस दिया था। बेसिस जो था वो गैलीलियो ने कहा था कि जो नेचुरल स्टेट होती है बॉडी की, वो या तो रेस्ट होती है, यूनिफॉर्म मोशन होती है। ये बात गैलीलियो ने बोल दी थी, ठीक है ना। गैलीलियो ने थोड़ा पहले बोली थी, न्यूटन ने थोड़ा बाद में बोली, अच्छे से फ्रेम करके बोली है, फोर्स वगैरह को लाते हुए बोली है, इसलिए इसको न्यूटन का लॉ कह दिया गया। असल में इसका बेसिस जो था वो गैलीलियो साहब, गैलीलियो गैलीली इटली के थे, जानते होगे आप, है ना। तो वहां पर इन्होंने दिया था गैलीलियो जी ने कि क्या होती है नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी। तो बोला था नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी जो होती है वो तो या तो मोशन रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन रहेगी, या फिर रेस्ट रहेगी, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ था, ये फर्स्ट लॉ था, ठीक है। एप्लीकेशन सुन लेते हैं फर्स्ट लॉ की, है ना, पढ़ते हैं एक एक करके। एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। देखो यार, जब वो एक लंबा जंप लेता है, यहां आपने देखा होगा कि एक बॉलर बॉलिंग करता है, आईपीएल स्टार्ट हो है ना, आईपीएल फैंस, है ना। तो आपने देखा होगा जो रनअप लेकर के आता है बॉलर, वो क्यों लेकर के आता है, क्या जरूरत है उसको रन लेने की, खड़े खड़े डाल देना पेस बॉल। इतनी जान नहीं होती भाई कंधे में, कंधे में इतनी जान नहीं होती। वो पीछे से भाग करके इसलिए आता है ताकि बॉल को, हाथ को पहले से ही कोई वेलोसिटी मिली रहे। बात को समझने की कोशिश करना, बॉल का इनर्शिया वो पहले से ही बना के लाता है मोशन में, है ना। वो जब भाग के आता है तो रनअप लेकर के क्यों आता है, रनअप लेके इसलिए आता है क्योंकि जिस वेलोसिटी से वो है वही वेलोसिटी बॉल की बनी रहे, ठीक है ना। और फिर थोड़ा सा और पुश मारता है, और जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है बॉल को, या वेलोसिटी मिलती है बॉल को, ऐसा कह सकते हो आप। और पहले वाली वेलोसिटी तो उसकी थी ही, जिससे वो भाग करके आ रहा था, वो वेलोसिटी तो बॉल के पास थी ही। उसके बाद जोर और लगाया उसने, हाथ घुमा करके पूरा, है ना, तो उसको और वेलोसिटी मिल गई, इसलिए भाई बॉल निकल जाती है रावलपिंडी एक्सप्रेस की रफ्तार से, है कि नहीं। तो इसीलिए एथलीट रन्स सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग। ऐसी लॉन्ग जंप लेने के लिए क्या करता है, आपने जेवलिन थ्रो देखा होगा, है ना, हमारे पूजनीय प्यारे नीरज चोपड़ा जी को देखा होगा आपने, कितनी दूर से भाला फेंक करके आते हैं। वो खड़े खड़े क्यों नहीं भाला फेंक देते, ऐसे खड़े रहे और ऐसे भाला फेंक दे, बनेगी नहीं वेलोसिटी, बनेगी नहीं वेलोसिटी। इसलिए पीछे से बहुत तेज भाग करके आना पड़ता है उनको, एथलीट होना होता उनको, है ना। एथलेटिक्स के अंदर आपने देखा होगा एक गोल्ड मेडल आया है हमारा, पहला बोलते हैं एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल आया, वो एथलेटिक्स ही है असल में, वो एथलीट ही है असल में। एथलीट ने फिर जेवलिन हाथ में पकड़ा हुआ है, ये समझ लो आप, एथलीट ने फिर जेवलिन हाथ में पकड़ा हुआ है ना। इसीलिए भाग करके आना पड़ता है पहले से, ताकि भाले को पहले से वेलोसिटी मिली रहे। उसके बाद वो जोर लगाते हैं अपने कंधे का, उसके बाद वो जोर लगाते हैं अपने कंधे का, अपनी बाजू का, और फिर वो जेवलिन को आगे फेंकते हैं, है ना। तो पहले से इनर्शिया बना रहे, है ना, इसीलिए एक्स्ट्रा वेलोसिटी उसको मिली रहती है। सेकंड पे चलते हैं। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स इन अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिटर्न्स टू द हैंड ऑफ द थ्रोअर। ठीक है, देखो क्या होगा, अगर आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हो, आपने एक सिक्का उछाला, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एनडीए के अंदर, सिक्का उछाला तो पीछे गिरेगा कि आगे गिरेगा कि हाथ में गिरेगा। ध्यान रखना भैया, अगर सेम वेलोसिटी से चल रही है, अगर गति एक समान है, सुन लेंगे ध्यान से, अगर गति एक समान है और आपने तब कोई चीज ऊपर उछाली है तो वो सीधी हाथ में आगे गिरेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर गाड़ी एक्सेलरेटेड होगी, अगर गाड़ी एक्सेलरेटेड होगी, तब आपने कोई चीज ऊपर उछाली है तो वो पीछे आगे गिरेगी, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो तब तक। जब आपने फेंका था तब गति कम थी, एक्सेलरेट हो गई, गति आगे बढ़ गई, तो सीट और तुम आगे बढ़ गए, है ना। लेकिन इस बेचारे को हवा में थोड़ी पता था कि नीचे वाला मामला सारा आगे बढ़ जाएगा। जिसने मुझे फेंका है मेरा स्वामी, है ना, वो स्वामी की कुर्सी, वो स्वामी की कुर्सी के नीचे पड़ी ट्रेन या बस या गाड़ी जो भी है ना, वो क्या कर जाएगी, वो एक्सेलरेट कर जाएगी। अगर एक्सेलरेट करेगी और तब आपने ऊपर फेंका इसको, तो इसको सपना नहीं आएगा भाई कि नीचे वाला जो मेरा स्वामी है, जो मेरा मालिक है, वो आगे बढ़ गया है। इसको क्या पता, ये तो अपने हिसाब से चलेगा, ये तो उसी वेलोसिटी से चलेगा जिस वेलोसिटी से उसको पहले फेंका गया था, इसलिए पीछे आगे गिरेगा। ऐसे हम तो आगे बढ़ गए ना, हम तो आगे बढ़ गए ना, ये पीछे आगे गिरेगा हमारे, समझ गए बात को। लेकिन अगर सेम स्पीड होगी, सेम स्पीड होगी तो ऐसा नहीं होगा, जितने टाइम में ऊपर से ऐसे जाता हुआ ऐसे आएगा, है ना, आगे की वेलोसिटी मिल रखी होगी इसको, तो ये कुछ ऐसा मोशन करेगा, ये कुछ ऐसा मोशन करेगा, इतने में हम भी पहुंच जाएंगे, इतने में हम भी पहुंच जाएंगे आगे, समझ गए ना। फॉरवर्ड वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, ऊपर वाली वेलोसिटी की बात अलग है, ऊपर वाली वेलोसिटी ऊपर वाला डिस्टेंस कवर करवाएगी, आगे वाली वेलोसिटी आगे वाला डिस्टेंस कवर करवाएगी। ये तो आपको समझ में आना चाहिए, तो 2D है, ये तो 2D मोशन है। तो आपने जब ऊपर फेंका तो आपने ऊपर की वेलोसिटी दी ना, आगे की वेलोसिटी थोड़ी दी, आपने ऊपर की वेलोसिटी दी, ऊपर की वेलोसिटी तो ऊपर का डिस्टेंस कवर होगा, आगे जो है वो तो ट्रेन की है, वो तो ट्रेन की मिली रहेगी इसको, है ना। लेकिन अगर ट्रेन एक्सेलरेट करे, तो मान लो पहले ट्रेन की स्पीड 10 थी, ये जब हाथ से छूटा था तो आगे की तरफ 10 से छूटा था, ऊपर तो आपने फेंका ही फेंका, आगे की तरफ 10 से छूटा था, है ना। लेकिन तुम फिर 12, 13, 14, 15 की स्पीड पे आ गए, बढ़ गई तुम्हारी स्पीड, जितने में हवा में था। इसको थोड़ी सपना आया था कि नीचे वाले बढ़े जा रहे हैं, इसको थोड़ी पता था।
तो नीचे वाले बढ़ गए, अभी ऐसे आया और ऐसे गिरेगा पीछे आकर के, समझ गए ना। अगर एक्सेलरेट कर जाए तो चीज पीछे आगे गिरेगी, है ना। ऐसे रिटार्ड कर जाए तो और आगे गिरेगी। जब फेंका था तो 15 थी, जब फेंका था तो आगे की वेलोसिटी 15 थी, तो आगे वाली फॉरवर्ड वेलोसिटी 15 मिल रखी थी, ठीक है ना। उसके बाद तुम धीरे हो गए, उसके बाद तुम धीरे हो गए, इसको 15 की मिल रखी थी, तुम्हारी 14 हो गई, 13 हो गई, है ना। तो आगे जाके गिरेगा, तुम पहुंच ही नहीं पाए वहां तक, तुम ऐसे पहुंचे, ऐसे पहुंचे तो आगे गिरेगा, ऐसे ऐसे। ये तेज चला, ये तुम धीरे चले नीचे से, है ना। तो रिटार्डेशन होगी तो आगे गिरेगी, एक्सेलरेशन होगी तो पीछे गिरेगी। तुम आगे बढ़ जाओगे तो चीज पीछे गिरेगी, ठीक है ना। द मड फ्रॉम द व्हील्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, है ना। ये आप समझते हो कि भैया कीचड़ लगा होता है जो, है ना, टायरों के नीचे, है ना, वो फ्लाई ऑफ करके जाता है पीछे की तरफ, क्योंकि उसको क्या मिल चुका होता है, इनर्शिया मिल चुका होता है चलने का। किसने दिया? टायरों ने दिया, फोर्स लगा करके। रुका हुआ कीचड़ था, चलना चालू हो गया, ठीक है ना। When we shake the branch of a mango tree, the mangoes fall down. जब आप किसी पेड़ को हिलाते हो तो उस पर टंगे आम नीचे गिर, उस पर टंगे फ्रूट्स, पत्तियां, सूखी सूखी पत्तियां, फूल, फल नीचे गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्या कारण है नीचे गिरने का? नीचे गिरने का कारण है उनका इनर्शिया। उनका इनर्शिया पहले रेस्ट में था, आपने जब पेड़ को शेक किया तो पेड़ को मोशन में लेके आए, लेकिन फ्रूट का जो कांटेक्ट था वो रेस्ट में चलने की वजह से ढीला हो गया। यहां से जो कांटेक्ट टंगा हुआ था टहनी के साथ, वो ढीला, क्योंकि वो आना नहीं चाहता था ना मोशन में। अगर वो भी सोचो मोशन में आ रहे होते टहनी के साथ साथ, तो भाई गिरता ही ना। अगर वो भी प्यार से मान जाते, फल फूल वो भी प्यार से मान जाते, टहनी के साथ साथ ही हिलने लगते। अगर मान लो मैंने पेड़ को हिलाया, टहनियां भी हिल रही है, फल फूल भी हिल रहे हैं, तो नहीं गिरेंगे। लेकिन माने नहीं, वो अपने इनर्शिया पे बने रहे, अपने रेस्ट इनर्शिया पे बने रहे। तो ठीक है भाई, बने रहो। कॉन्टैक्ट टूट गया और नीचे गिर गया। अ मैन जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन में फॉल डाउन। देखो बस से उतरते टाइम, ट्रेन से उतरते टाइम, है ना, होता क्या है कि हमारी बॉडी पहले से इनर्शिया में होती है चलने के, है ना। ये आपने सब 9th क्लास के अंदर चीजें डिस्कस करी होंगी अपने अपने टीचर्स के साथ, है ना, अपने अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स के साथ। ये चीज आपने डिस्कस करी होंगी, है ना, कि जब किसी बस से उतरा जाता है ना, चलती बस से, तो दौड़ते दौड़ते उतरते हैं, है ना। ये नहीं कि ऐसे उतर गए ही मैनी की तरह यूं यूं कूद गए, ऐसा नहीं होता, है ना। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि जो नीचे वाली सड़क है वो रेस्ट पे है, और आपकी बॉडी उस टाइम पर इनर्शिया ऑफ मोशन में होती है, क्योंकि आप बस में होते हो, है ना। आप बस में होते हो तो आपका जो मोशन रहता है वो क्या रहता है? इनर्शिया ऑफ मोशन बना रहता है आपका। तो आपकी अपर बॉडी तब रहेगी मोशन में, लेकिन आपके पैर कांटेक्ट में आएंगे जैसे ही जमीन के साथ। जमीन तो रुकी हुई है, जमीन तो एज कंपेयर टू बस धीमे है, तो जैसे ही आपके पैर पड़े उस पर, पैर तो रुक गए, पैर तो धीमे हो गए, लेकिन अपर बॉडी जो है वो अभी भी क्या है? मोशन में। इसलिए आप आगे गिरोगे, मुंह केवल गिरोगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी उतरो तो भागते भागते उतरना बस से, ठीक है। बस से उतरने का तो मत ही उतरना, रुकने की वेट कर लेना उसके कि बस बस रुक जा भाई, ये तो चोट लग सकती है आपको, ठीक है ना, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। चलो, इफ अ क्लॉथ प्लेस्ड अंडर अ बुक इज गिवन अ सडन पुल, इट कम्स आउट विदाउट डिस्टर्बिंग द बुक। आपने देखा होगा ये मूवीज के अंदर, बाहर की अंग्रेजी मूवीज के अंदर आपने देखा होगा कि भैया वो वेटर आता है ना, होटल में बैठे होते हैं, सब खाना वाना लगा होता है, एकदम सजा होता है, वो वेटर आता है, एकदम से कपड़ा खींचता नीचे से, है ना, और सारी की सारी टेबल जो वैसी की वैसी रहती है है ना। कार्टून में देखा होगा आपने ऐसे, है ना, एकदम से कपड़ा खींचते हैं ना, कुछ भी खींचता नहीं है ना। और जोक बनाना तो सब कुछ खींची जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो एकदम से कपड़ा खींचेगा और सारे के सारे बर्तन वहीं के वहीं सेट रहेंगे। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि बर्तनों का पहले से इनर्शिया जो बना हुआ था वो रेस्ट का बना हुआ था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बना हुआ था। आप जब कपड़े को खींचा तो कपड़े पे ही फोर्स लगी ना, उन पर फोर्स लगने का मौका नहीं मिला, उन बर्तनों पर फोर्स लगने का मौका नहीं मिला, तो वो बर्तन वहीं रह गए और कपड़ा खींच करके बाहर आ गया, है ना। हाँ, फ्रिक्शन ज्यादा होती तो वो भी आ जाता है, वो बात सही है ना। तो फ्रिक्शन को लगने का मौका नहीं मिला। फोर्स को अपना इंपैक्ट दिखाने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, एकदम से फोर्स नहीं लग पाती, एकदम से फोर्स नहीं लग पाती, ठीक है ना। When a horse suddenly starts moving the rider, ये आपको पता है भाई, जब एकदम से घोड़ा चले या गाड़ी एकदम से एक्सेलरेट करे तो हम पीछे गिरते हैं, गाड़ी का एकदम से ब्रेक लगे तो हम आगे गिरते हैं, है ना। वही सारी बातें लिखी हुई हैं, वो भी इनर्शिया की वजह से। When we hit a carpet with a stick to remove the dust, तो डस्ट के पार्टिकल जो बाहर आ जाते हैं। जब आप डंडे से पकड़ के किसी कारपेट को पीटोगे, कालीन को पीटोगे, पायदान को पीटोगे, है ना, तो धूल उड़ उड़ के बाहर आती है। क्यों बाहर आती है? क्योंकि धूल का पार्टिकल पहले रेस्ट पे था, बाद में भी वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करता है। वो डंडा खाने के बावजूद भी, है ना, कपड़े के साथ साथ टहलता नहीं है। अगर कपड़े के साथ वो टहलना शुरू कर दे, कपड़े के साथ वो या पायदान के साथ या कारपेट के साथ वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दे, तो वो निकलेगा ही नहीं उसमें से, वो उसमें से निकलेगा ही नहीं। इसलिए उसका इनर्शिया रेस्ट में रहने का बना रहता है। वो रेस्ट में रहने का बना रहेगा तो रेस्ट पे ही रहेगा। डंडा पड़ा कारपेट पे, कारपेट तो हिले, डस्ट पार्टिकल बोले मैं क्यों हिलूं, मेरे पास थोड़ी फोर्स लगी है, तो इसलिए डस्ट पार्टिकल क्या करता है? बाहर आ जाता है उसमें से। ऐसे गीले कपड़े को अगर आप झाड़ोगे तो उसमें से बूंदे जो बाहर गिरती हैं, क्यों गिरती हैं? वही सेम बात है।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे होती है बूंदे, इसलिए। ठीक है ना, काफी डिस्कस कर लिया इसको। 1-1 मार्क के क्वेश्चन बेटा देखने में आए हैं बहुत सारे 1-1 मार्क के क्वेश्चन देखने में आया है एनडीए के अंदर, इसलिए मैंने डिटेल में डिस्कस किया हर एक पॉइंट को। ठीक है, मोमेंटम पर आते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सर फील कैसे आएगी? फील ऐसे आएगी बेटा कि सोच तू एक पहाड़ के नीचे खड़ा है, ठीक है, और एक बड़ा सा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर, इतना सा पत्थर नहीं, बहुत बड़ा पत्थर तेरी तरफ लुढ़कता हुआ आ रहा है, तो क्या वहां खड़ा रहना पसंद करेगा? आंसर है नहीं, है ना, वहां खड़ा रहना पसंद नहीं करोगे आप। क्यों? आपको पता आपकी चटनी बनने वाली है। ऊपर से इतना बड़ा मास और नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी भी क्या हो चुकी होगी? बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। मास भी बहुत ज्यादा हो चुका होगा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो भाई भयंकर हो चुका होगा, और ये ला करके तुम पर इंपैक्ट डालेगा। ये पी आकर के हमारे ऊपर इंपैक्ट डालेगा, है ना, और पी के इंपैक्ट के लिए हम लोग इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए भाग लेंगे वहां से, है ना, वहां से भाग लेंगे हम। ठीक है, तो इसीलिए मास अगर किसी चीज का ज्यादा होगा, वेलोसिटी किसी चीज की अगर ज्यादा होगी, तो मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मोमेंटम ज्यादा होगा तो इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। इंपैक्ट अगर ज्यादा पड़ेगा, तेज वेलोसिटी से कोई चीज आई है और जिसका मास भी बहुत ज्यादा है, मास भी बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा और उस मोमेंटम से बचना आसान नहीं होगा। तो मोमेंटम को आप ऐसा समझो कि असर है। मोमेंटम को बस आप इतना समझो कि असर है वो, यार वो असर है। असर क्या पड़ेगा अगर एक बहुत बड़ा मास बहुत ज्यादा वेलोसिटी से लुढ़कता आएगा तो, है ना, क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? दैट इज मोमेंटम। ठीक है ना, अगर कोई मान लो छोटी सी मक्खी है या छोटी सी चींटी है, वो आपकी तरफ चलती आ रही है बहुत स्पीड से, तो कुछ कह जाएगी क्या? अगर मक्खी आकर के मुझे मारे तो मेरा कुछ बिगड़ जाएगा क्या उससे? नहीं ना, मास बहुत कम है इसलिए, और उसकी कोई वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, है ना। तो जिस चीज की वेलोसिटी भी कम होगी और जिस चीज का मास भी कम होगा, तो मोमेंटम भी क्या होगा? कम होगा। तो मोमेंटम को कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर मोमेंटम को डिफाइन करना ही है ना, तो मोशन की क्वांटिटी कितनी है ये बोला जाता है। भाई मोशन की क्वांटिटी दो तरीके से समझ में आती है अपने को, एक तो मोशन की वेलोसिटी कितनी है ना, और ऊपर से मोशन का इनर्शिया कितना है। इनर्शिया बोले तो मास कितना है कि नहीं? तो मास की भी कहानी आनी है और वेलोसिटी की भी कहानी आनी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज मोमेंटम। यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड। देख लो, मास से आया केजी, है ना, मास से आया केजी, वेलोसिटी से आया मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम बन गया केजी मीटर पर सेकंड। ठीक बात है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की वही डायरेक्शन मोमेंटम की। ध्यान रखना, ये सब 1-1 मार्क में पूछा जाता है। ठीक है, न्यूटन ने दिया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है। वैसे थर्ड लॉ में बात करूंगा मैं, इसकी बातें थर्ड लॉ में करूंगा, ठीक है ना। ये इनिशियल मोमेंटम होता है पहली वाली बॉडी का, ये इनिशियल मोमेंटम होता है दूसरी वाली बॉडी का, और जब दोनों बॉडी टकराती हैं, जब दोनों बॉडी टकराती हैं, तो ये फाइनल मोमेंटम होता है पहली वाली बॉडी का, है ना, और ये फाइनल मोमेंटम होता है दूसरी वाली बॉडी का। जब दोनों के फाइनल मोमेंटम को ऐड करते हैं और दोनों के इनिशियल मोमेंटम को ऐड करते हैं, तो दोनों इक्वल आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉडीज का और फाइनल मोमेंटम दोनों बॉडीज का हमेशा इक्वल रहता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहां से आता है सर ये आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। कहां से आता है ये आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, ठीक है ना, जब एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, अभी बात करेंगे सब, पहले सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं फिर थर्ड लॉ पढ़ेंगे, है ना, तब ये निकल करके आता है कि जब दो चीजें टकराती हैं, जब दो चीजों की टक्कर होती है, तो दोनों के इनिशियल मोमेंटम और दोनों के फाइनल मोमेंटम के सम हमेशा इक्वल रहते हैं। बढ़िया, है ना, ये आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं इसको। कोई नहीं, पढ़ेंगे अभी आगे जाकर के। और सुनो, और सुनो, ये आ गया सेकंड लॉ, ये आ गया सेकंड लॉ, ठीक है ना। सेकंड लॉ की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां लिखी हुई नहीं है, ठीक है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, ये होती है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हैं ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन अ बॉडी। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या मतलब हुआ इस बात का? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है भैया? पहले तो आपसे समझो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझो कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, यानी ये डेल्टा पी क्या चीज है। देखो, चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है कि पहले कुछ मोमेंटम था, मतलब पहले कुछ मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी था, और बाद में कुछ मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी हुआ, यानी या तो वेलोसिटी बड़ी होगी या वेलोसिटी घटी होगी। बात को समझने की कोशिश करना। एक बॉडी है, ठीक है, जिसका
जिसका मोमेंटम पहले कुछ था और बाद में कुछ हो गया, ठीक है ना, पहले कुछ कम था मान लो, बाद में कुछ ज्यादा हो गया, तो मोमेंटम में चेंज आया कि नहीं आया? पहले कुछ कम था, बाद में कुछ ज्यादा हो गया, तो कुछ चेंज आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया ना, बिल्कुल आया। दैट इज डेल्टा पी। जो चेंज है उसको डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये डेल्टा पी होगा क्या? डेल्टा पी होगा फाइनल मोमेंटम, है ना, माइनस इनिशियल मोमेंटम। भैया कुछ इनिशियल मोमेंटम पहले रहा होगा, है ना, और बाद में वो क्या हो गया? बाद में वो फाइनल हो गया, यानी वेलोसिटी या तो बढ़ गई या मास चेंज हो गया। मोमेंटम कब चेंज होगा? ये बताओ मोमेंटम कब चेंज होगा? सर मोमेंटम चेंज होता है या तो वेलोसिटी के चेंज होने पर या मास के चेंज होने पर। अब मास का जो चेंज है वो 99% केसेस में देखने में नहीं आता, वेलोसिटी का चेंज देखने में आता है ना, वेलोसिटी का चेंज देखने में आता है, मास का चेंज बहुत ज्यादा देखने में अपने को नहीं आता, है ना। रॉकेट में आता है, वो करेंगे बात, फ्यूल की बातें करेंगे, है ना, तब बात करेंगे उसकी। तो फाइनल मोमेंटम में से अगर इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दिया, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दिया, तो क्या मिल जाएगा आपको? डेल्टा पी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आपको इसका रेट लेना है। रेट लेने का मतलब होता है इसको टाइम से डिवाइड करना है। ये मैंने कर दिया टाइम से डिवाइड, इसका मतलब होता है रेट लेना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल्टा वी बाई टी, है ना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज डेल्टा एक्स बाई टी, जो कि वेलोसिटी होता है। ऐसी डेल्टा पी बाई टी क्या होता है? तो बोला गया भाई डेल्टा पी बाई टी ही को बोलते हैं फोर्स, इसी को बोलते हैं फोर्स, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या होती है असल में? फोर्स की क्या डेफिनेशन है? पुश और पुल है क्या? टेक्निकल डेफिनेशन ये है फोर्स की टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि फोर्स क्या करती है? फोर्स मोमेंटम में चेंज लेके आती है। बस सर मोमेंटम में चेंज लेके आती है, मोमेंटम में चेंज लेके आती है और जल्दी भी लेके आती है। रेट की बात है यहां पर। रेट का मतलब है जल्दी काम करना, चेंज भी बड़ा लेके आना और जल्दी भी लेकर के आना। ये दोनों बातें फोर्स हैं, ये दोनों बातें फोर्स है। मोमेंटम में चेंज तो लाती ही लाती है, माने वेलोसिटी को बड़ा चेंज करती है। पहले वेलोसिटी मान लो 10 थी, बाद में वेलोसिटी 30 हो गई। पहले वेलोसिटी 10 थी, बाद में मान लो 70 हो गई। तो मोमेंटम में कब चेंज ज्यादा आया? जब 10 से 70 हो गई या 10 से 30 हो गई ना? कब? जब 10 से 70 हो गई, तब मोमेंटम में क्या आया? ज्यादा चेंज आया, है कि नहीं? 10 से क्या हो गई? 70 हो गई। अब मान लो दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी 10 से 70 जाती है 10 सेकंड में। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। अपनी 10 की स्पीड से 70 की स्पीड पर जाती है 10 सेकंड में, ठीक है। और दूसरी गाड़ी है वो 10 की स्पीड से 70 की स्पीड में जाती है 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में। तो कौन सी गाड़ी बढ़िया है? कौन सी गाड़ी ज्यादा फोर्स लगा रही है? जो 10 से 70 जा रही है 10 सेकंड के अंदर। हाँ की ना? आप क्या बोलोगे? उसने क्या किया है? ज्यादा फोर्स लगाई है, उसके इंजन ने ज्यादा वर्क डन किया है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? है ना। तो इसीलिए समझना इस बात को कि मोमेंटम में चेंज तो लाना ही है, जल्दी भी लाना है, तब वो क्या कहलाएगी? फोर्स कहलाएगी। तब बोलेंगे फोर्स क्या है? ज्यादा है, ठीक है ना। तब क्या बोलेंगे? फोर्स क्या है? ज्यादा है। तो कम समय में लाना है ना, और ज्यादा बड़ा चेंज लाना है, तब बोलेंगे कि फोर्स भी क्या है? ज्यादा है। तब बोलेंगे फोर्स भी क्या है? ज्यादा है। डिनोमिनेटर को कम करोगे तो अपने आप नंबर बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगी। समझ गए ना बात को? ये कहानी है, ठीक है। और इसी से निकल के आया, डेरिवेशन में नहीं करा रहा, इसी से निकल के आया ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ना F इज इक्वल टू ma, ये आधा फॉर्मूला है फोर्स का। असली फॉर्मूला तो यही है, ये तो बनाया हुआ फॉर्मूला है। F इज इक्वल टू ma बोलते ना जिसको आप, फोर्स जो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बना बनाया फॉर्मूला है। एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है डेल्टा पी बाई टी। ये कब यूज होगा पता है? ये तब यूज होगा जब मास कांस्टेंट है, ये तब यूज होता है, ठीक है ना। आप समझते होगे इस बात को कि जो फोर्स होती है वो होती है डीपी बाई डी टी। मैथ्स वाले तो आप सभी हो, है ना। फोर्स जो होती है वो होती है डीपी बाई डी टी, यही लिखा है ना मैंने यहां पर। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मोमेंटम का चेंज भी छोटा सा, ठीक है ना। और आप जानते हो कि जो मोमेंटम होता है वो होता है m इंटू वी, है ना, मास इंटू वेलोसिटी। रख दो जरा यहां पर ला करके, इसको यहां पर लाके रख दो। किसको? m डॉट वी को, है ना, m इंटू वी को। तो एक बार v को ले लो कांस्टेंट, है ना, ऐसे ही करते हैं ना भाई। v को ले लो कांस्टेंट dm बाई डी टी, ठीक है। और एक बार m को ले लो कांस्टेंट dv बाई डी टी। ये dv बाई डी टी क्या होता है? यही तो एक्सेलरेशन होती है, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी है बेटा, ध्यान से सुनना। फोर्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी है। एक यहां से फोर्स के दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, एक F इज इक्वल टू ma। ये कब आएगा? ये तब आएगा जब मास कांस्टेंट होगा,
और दूसरा वाला फॉर्मूला सर ये कब आएगा, VdM बाई dt कब आएगा, ma तो हमने लिख लिया, ma तो ये रहा, VdM बाई dt कब आएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला VdM बाई dt तब लेना, VdM बाई dt तब लेना जब मास कांस्टेंट ना हो, ठीक है ना, मास इज वेरिएबल, ठीक है, मास इज वेरिएबल बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है ना, और यहां पर क्या है, मास कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, तो वेलोसिटी वेरिएबल मास कांस्टेंट तो ये लगाना है आपने, ठीक है, और मास वेरिएबल वेलोसिटी कांस्टेंट तो ये लगाना है आपने VdM बाई dt। अब dm बाई dt लगाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप ये लगा सकते हो v इंटू डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, मास का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके लिए कोई नई यूनिट नहीं दे रखी, इसके लिए कोई नया नाम नहीं दे रखा, जबकि इसके लिए नया नाम है, dv बाई dt के लिए नया नाम दे रखा है एक्सेलरेशन, इसके लिए कोई नया नाम नहीं है, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास को कुछ नया नहीं कहते, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन एक नया नाम दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास को कोई नया नाम नहीं दे रखा, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी का कोई नया नाम नहीं है, इसलिए इस फॉर्मूले को ऐसा ही लिखते हैं, F इज इक्वल टू VdM बाई dt, ठीक है ना, V डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, और इसको F इज इक्वल टू ma, ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले दोनों यूज हो सकते हैं, एनडीए के अंदर दोनों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो आपको दोनों नोट करने हैं, क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करेंगे कौन कैसा है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे कौन कैसा है। बढ़ते हैं आगे, एप्लीकेशंस की बात करते हैं, देखो अच्छी अच्छी एप्लीकेशन है ये, देखो जितना भी चाइना वेयर आता है, चाइना वेयर का मतलब बोन चाइना की आइटम आती है जितनी भी है ना, कांच की आइटम आती है, फूलदान आता है, वैस आता है ना, वास बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर आप फूल वगैरह रखते हो, है ना, वो सबके सब भूसे से भरे हुए, या आप कब प्लेटें खरीद के लाते हो, थर्मोकोल के अंदर आता है। क्यों आता है थर्मोकोल के अंदर, वजह क्या है, सेकंड वाला पढ़ना एक बार जरा। एक पर्सन है जो पक्के फ्लोर पर गिरा है, यानी मान लो सीमेंटेड फ्लोर पर गिरा है, ठीक है ना, उसको ज्यादा चोटें लगेंगी जब वो किसी कच्चे फ्लोर पर गिरेगा, यानी एक मिट्टी के ढेर पर अगर वो गिरेगा तो हो सकता है जान बच जाए, छत से गिरे तो, है ना, और छत से अगर सीधा कंक्रीट पे गिरा तो जान जा भी सकती है कि नहीं। तो ये इसके पीछे कारण क्या है, सबके पीछे की कारण अभी बता दूंगा। While catching a ball, a cricket player lower his hand to save himself from getting hurt, है ना। अब मान लो भैया वो जो प्लेयर है वो अपने हाथों को पीछे ना लेके जाता, आपने देखा होगा कभी भी कैचिंग होती है, कभी बॉल कैच करता है फील्डर AB डिविलियर्स, है ना, कभी बॉल कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे लेके जाता है। ये पीछे क्यों लेके जाता है, ऐसे कैच करता तो ऐसे लेके आता है बॉल को, है ना, क्यों नीचे लेके आता है, ऐसे करके यूं क्यों नहीं पकड़ लेता, ऐसे करके पकड़ ले, ऐसे ही खच यूं करके पकड़ ली, क्यों, पता है भाई हाथ टूट सकता है, कलाई टूट सकती है, कलाई मुड़ सकती है, हड्डी टूट सकती है, लिगामेंट ब्रेक हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंजरी आ सकती है हाथ के अंदर, है कि नहीं, है कि नहीं, क्यों आ सकती है इंजरी, है करते हैं बात। बोगीज ऑफ द ट्रेन्स आर प्रोवाइडेड बफर्स टू अवॉइड सर्वर सीवियर जर्क्स, झटके लग सकते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग शंटिंग ऑफ ट्रेन्स। जो डब्बे होते हैं, है ना, जो कोचेज होते हैं ट्रेन के, उनके बीच में आपने देखा होगा एक बफर जोन बना रहता है ना, मेट्रो वगैरह में अगर आपने सफर किया तो आपने देखा होगा कि बीच में रबड़ सा लगा रहता है, दो डब्बों के बीच में रबड़ सा लगा रहता है, एक बफर जोन सा रहता है, जिसके बीच में वो क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, वहां खड़े रहोगे आपको झूले झूलते रहोगे मस्त वाले, इधर वाले डब्बे के उधर वाले डब्बे के बीच में अगर आप खड़े तो मस्त झूला झूलोगे आप, ऐसा होता है कि नहीं होता, मस्त झूला झूला जाता है। तो बीच में जो बफर बनाया जाता है ट्रेन के बीच में, है ना, रबड़ का जो पूरा सेक्शन बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं, बफर के पीछे कारण क्या है, इन सब के पीछे एक ही कारण है, इन सबके पीछे की कारण है F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई टी, इन सबके पीछे कारण है। सर ये कारण कैसे है, समझाइए, आओ समझाते हैं इसके पीछे कारण कैसे है। देखो सबसे आसान तरीके से समझाता हूं, थर्ड वाले से, ये आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, बाकी आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो ना किया हो, थर्ड वाला आपने जरूर, क्योंकि क्रिकेट तो सभी खेले है ना, बॉल तो सभी ने कैच करी है, कैचम कैच नहीं खेली होगी, क्रिकेट नहीं पसंद हो तुमको, कैचम कैच तो तुमने बचपन में खेली होगी, है ना। आप जब कैचम कैच खेलते हो, है ना, अपने हाथों को पीछे लेके जाते हो, क्यों लेके जाते हो पीछे, वो पीछे लेके जाने के पीछे कारण ये है बेटा कि अगर तुम रजनीकांत बनते ना, अगर तुम अपने हाथों को पीछे ना लेके जाते ना, ऐसे कस के पकड़ लेते बॉल को, ऐसे आई और ऐसे पकड़ लिया, रजनीकांत खली बली हो गया है दिल, ऐसे पकड़ लेते अगर आप बॉल को, है ना, तो क्या होता, तो चोट लगती। क्यों चोट लगती, क्योंकि आपने मोमेंटम को तो चेंज किया, मोमेंटम को तो आपने जीरो किया, वेलोसिटी को जीरो किया कि नहीं किया। जब बॉल आके पड़ी है आपके हाथ पे तो वेलोसिटी जीरो हुई या नहीं हुई, हुई, तो मोमेंटम तो जीरो हुआ है, मोमेंटम तो चेंज हुआ है। मोमेंटम चेंज तो ऐसे भी हुआ है भाई, डेल्टा पी में तो चेंज उतना ही आया, आप ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, वेलोसिटी तो जीरो करी आपने, है ना, तो डेल्टा पी इज सेम इन बोथ द केसेस, वो तो सेम है, ऐसे लाने में भी सेम है और ऐसे रजनीकांत की तरह से पकड़ने में भी सेम है, ऐसे आई और ऐसे पकड़ लिया रजनीकांत की तरह, तो भी आपने क्या किया, तो भी डेल्टा पी वही काम किया आपने, है ना, कुछ चलती आ रही थी और आपने उसको जीरो कर दिया, बॉल को, बॉल की स्पीड आपने जीरो कर दी, है ना, तो वहां पर भी आप लाए तो
सेम चेंज हो। लेकिन बेटा जी जब आपने हाथ को पीछे किया ना, जब आपने हाथों को पीछे किया ना, तो आपने समय बढ़ाया, आपने टाइम बढ़ाया। जब आप ऐसे पकड़ रहे थे ना तो एकदम से बॉल आई और ठक करके जीरो हो गई वो, तो जब ठक करके एकदम से जीरो हो जाएगी ना, खूब चल के आई और एकदम से जीरो हो गई, यानी टाइम बहुत लगा है कम, टाइम बहुत लगा है कम, ठीक है ना। और जब हाथों को ऐसे पीछे लेके आए हो ना तो टाइम लगा है बहुत ज्यादा। तो अब एक बात बताओ, अगर टाइम कम लगेगा तो फोर्स, समझ गए ना, फोर्स क्या लगेगी तब, ज्यादा। टाइम ऑफ इंपैक्ट, टच करने का जो टाइम है, मोमेंटम के चेंज में लाने का जो टाइम है ना, जो मोमेंटम का चेंज को लाने में जो टाइम लगा है वो कम लगा है। कब, जब आप रजनीकांत बने तब, है ना। और जब आप और नॉर्मल फील्डर बने, एवी डिविलियर बने, तो आपने हाथों को क्या किया, पीछे लेके आए। जब पीछे लेके आए तो आपने समय को बढ़ाया, आपने समय को बढ़ाया, और समय बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी, समय बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी। और इस फोर्स के चलते जो कम फोर्स लगी है तो आपको चोटें नहीं लगेंगी, है ना। तो इसलिए कैच पकड़ते उसको चोट नहीं लगेगी अगर फील्डर अपना हाथ को पीछे लेके आएगा तो। सब एग्जांपल्स ऐसे ही हैं। ये मान लो कच्चा फ्लोर पक्के फ्लोर की बात कर लेते हैं। आप अगर एक रेत के टीले पे गिरे या आप एक ट्रैम्पोलिन पर गिरे, जो रबड़ सा होता है जिसपे बच्चे झूलते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, है ना। अगर आप ट्रैम्पोलिन पे गिरे या रबड़ के रेत के ढेर पे गिरे तो बच जाओगे, लेकिन सीमेंट पर गिरे तो बच नहीं पाओगे, डेथ हो सकती है। क्यों हो सकती है, हड्डियां टूट सकती हैं। क्यों टूट सकती है, क्योंकि जब आप गिरोगे ना, जब आप गिरोगे ना उस फ्लोर पर, ठीक है, तो फ्लोर पक्का है, फ्लोर पक्का है, और आप बहुत तेज मोमेंटम से गिरोगे, हाँ कि ना, आप बहुत तेज मोमेंटम से गिरोगे और आपका मोमेंटम तुरंत जीरो हो जाएगा। तुरंत जीरो नहीं होना चाहिए, टाइम कम नहीं होना चाहिए। कम टाइम होगा तो फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। समझ गए ना बात को। तो इसलिए जब कोई चीज गिरेगी और एकदम से जीरो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है ना, एकदम से उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो गड़बड़ है ना। लेकिन जब आप रेत के टीले पर गिरोगे तो आप धीरे धीरे धंसते जाओगे रेत में, आप धीरे धीरे रेत में धंसते जाओगे। जब धीरे धीरे रेत में धंसते जाओगे तो आपको समय ज्यादा मिल जाएगा अपनी मोमेंटम को जीरो करने का। मोमेंटम को तो जीरो करना ही है, रुकना तो है ना, घर कैसे जाओगे, नहीं तो रुकना तो पड़ेगा ना। डेल्टा भी तो सेम रहेगा लेकिन टाइम बढ़ जाएगा तब, ठीक है ना। कब, जब रेत पे गिरोगे तब धीरे 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 आपका मोमेंटम, आपका जो है मोमेंटम चेंज होगा। तो मोमेंटम का चेंज तो लाना ही है ना। अब तेज लाना है या धीरे लाना है वो वाली बात है। ये चारों ऐसे ही आप सोच के देखना, आपको समझ में आएगा शॉकर वॉकर क्यों लगाए जाते हैं वगैरह वगैरह। थर्ड लॉ पर आते हैं जल्दी से, ठीक है। थर्ड लॉ की बात करते हैं। अब ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है एक्शन रिएक्शन वाला। एक ने लगाया एक्शन किसी और बॉडी पर तो दूसरी बॉडी पहली वाली बॉडी पर रिएक्शन लगाएगी। एक बात का ध्यान रखना, यहां पर दो बॉडीज हैं, यहां पर दो बॉडीज हैं, एक बॉडी एक्शन है, एक बॉडी एक्शन करेगी, दूसरी बॉडी रिएक्शन करेगी। कभी भी एक बॉडीज पर एक्शन रिएक्शन दोनों नहीं होते, ठीक है ना। फर्क है, फर्क है। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के अंदर कोई मास है, कोई मास है, ठीक है। यहां पर फोर्स लगी है 10 न्यूटन की और यहां पर भी फोर्स लगी है 10 न्यूटन की, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन है, नहीं, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। एक्शन रिएक्शन के लिए दो मासेस चाहिए, आपको ध्यान से सुनना। एक्शन रिएक्शन के लिए आपको दो मासेस चाहिए। एक्शन रिएक्शन के लिए दो मासेस का टक्कर मारना जरूरी है, यानी टक्कर ना भी मारे, दूर से ही फोर्स लगाए, लेकिन फोर्स लगाना जरूरी है। और वो दोनों फोर्सेस जो होंगी, ठीक है ना, वो इक्वल और अपोजिट नेचर की होती हैं, ये लॉ है, ठीक है। चाहिए दो मास, लेकिन ये वाला इस पर ये 1 मास है, ये 2 मास है। 1 वाला 2 पर लगाएगा ऐसे, ये फर्स्ट फोर्स है जो 1 ने लगाई है। ये वाली जो फोर्स जो इस तरफ लगेगी वो 2 फोर्स है, वो 2 ने लगाई है। इसको बोलते हैं F1, F2,1 बोलेंगे इसको, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स जो लगी दूसरे पर पहले के द्वारा F21 है, इसको बोलेंगे, इस फोर्स को बोलेंगे F1,2। फोर्स जो 1 पर लगी दूसरे के द्वारा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होती हैं नेचर में, ऐसे ऐसे लिखेंगे आप इसको। इक्वल का साइन भी आ गया, नेगेटिव का साइन क्यों आ गया, नेगेटिव का साइन इसलिए आ गया क्योंकि एक की दिशा ऐसी है, दूसरी की दिशा ऐसी है, दिशा अपोजिट है दोनों की, दिशा अपोजिट है दोनों की, तो माइनस का साइन आ गया। और इक्वल इक्वल क्यों आया, क्योंकि ये नेचर है भैया, ये लॉ है नेचर का कि जितना एक्शन लगता है उतना ही रिएक्शन लगता है, ठीक है ना, जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या हो गया, इन ऑर्डर टू वॉक वी प्रेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन विदाउट फीट, विदाउट फीट। एज अ रिजल्ट द अर्थ ऑन द अदर हैंड पुशेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये चलने की बातें कर रहा है कि चलते कैसे हैं, ठीक है ना। ये विदाउट फीट का क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस ब्रो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू वॉक, चलने के लिए हम देखो क्या करते हैं, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है ना, हमने इस पे पैर टिकाया,
ये हमारा पैर है, हमने इस पे पैर टिकाया, ठीक है ना, तो पैर क्या लगाएगा, पैर नीचे क्या लगाएगा, वो लगाएगा एक्शन, है ना, और ग्राउंड हमारे पैर पर क्या लगाएगा, रिएक्शन। ये जो एक्शन लगाए ग्राउंड पे लगाए, ठीक है, ये जो एक्शन लगाया ये पैर ने लगाया ग्राउंड पे, ये एक्शन है, ठीक है, और ग्राउंड ने जो पैर पर लगाया ऊपर की तरफ वो रिएक्शन है। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल और अपोजिट रहते हैं नेचर के, इनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, ठीक है ना। इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव अ नेल इनटू अ वुडन ब्लॉक विदाउट होल्डिंग द ब्लॉक, अ जेट प्लेन मूव्स ऑन द प्रिंसिपल। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ देखो, एक जेट प्लेन जो होता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर वर्क करता है। कैसे, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है। एक ही बात है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक ही बात है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का रिजल्ट ही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको आप m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 बोलते हो, वो इसका रिजल्ट ही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है ना। जब दो चीजें आपस में टकराती हैं, फोर्सेस लगाती हैं, इन्हीं फोर्सेस को आगे आगे कैलकुलेट करते करते हम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 लगाते हैं। यानी मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी पहले वाली बॉडी की प्लस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी दूसरी वाली बॉडी की हमेशा इक्वल होती है मास इंटू फाइनल वेलोसिटी पहले वाली बॉडी के प्लस मास इंटू फाइनल वेलोसिटी दूसरी वाली बॉडी के, हमेशा इक्वल होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, बात करेंगे तब और, ठीक है ना। हाँ तो एक जेट प्लेन जो है वो भी एक्शन रिएक्शन पर काम करता है। जो पीछे की गैसेस होती हैं, है ना, जेट देखा है, फाइटर जेट देखा है ना आपने, राफेल देखे हैं ना। हाँ जब वो उड़ते हैं, है ना, तो पीछे से आग जलती है पहले, बहुत तेज आग लगेगी पहले पीछे। आग लगी तो क्या होगा, आग लगी तो बहुत तेज गैसेस का प्रेशर पड़ेगा पीछे, है ना, बहुत तेज गैसेस क्या करेंगी, फोर्स लगाएंगी पीछे। और फोर्स किस पर लगा रही है, एटमॉस्फेयर पर, एयर पर लगा रही है। और एयर बदले में क्या लगाएगी, रिएक्शन लगाएगी। उस रिएक्शन के चलते फाइटर प्लेन आगे बढ़ेगा, उस रिएक्शन फोर्स से फाइटर प्लेन क्या करता है, आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो एक्शन रिएक्शन जो है वो एयर का और गैसेस के बीच में लग रहा है, ठीक है। जो गैसेस कहां से निकली है, एग्जॉस्ट में से निकली है फाइटर प्लेन के, ठीक है जी, बढ़िया। और देखो एप्लीकेशन, एक बुलेट जब भी फायर करती है तो गन क्या करती है, रिकॉइल करती है, गिव्स अ शार्प पुल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो गन जो है ना, जो गोली के पीछे का बारूद होता है, वो बारूद ऐसी गैसेस जनरेट करता है कि वो पीछे पुश मार करके आगे पुल, मतलब आगे पुश लेता है। पीछे पैर मारेगा और आगे निकलेगा, पीछे लगाएगा एक्शन, उस पर लगेगी रिएक्शन, गोली आगे निकलेगी। इस एक्शन रिएक्शन से ही गोली आगे निकलती है। गोली के बैक साइड पर जो बारूद है वो ऐसी गैसेस को जनरेट करता है कि वो एक्शन लगाती है गन के पीछे, और गन बदले में रिएक्शन लगाती है बुलेट पे आगे, तो बुलेट आगे निकलती है। तो गन पर जो एक्शन लगा है दैट इज रिकॉइल, है ना, जो पीछे झटका खाती है। आप लोग बंदूक चलाओगे पता चलेगा, है ना, कैसे झटके झटके लगते हैं एनडीए के अंदर, पता चलेगा तुमको, ठीक है। व्हाइल फायरिंग अ बुलेट द गन मस्ट बी हेल्ड टाइट, ये वही बात है भैया। जब भी आप बुलेट चलाओ, जब भी आप बंदूक चलाओ, बजूका चलाओ, आरपीजी फायर करो, है ना, तो कस के पकड़ना है आपको, है ना, कस के पकड़ना, नहीं तो पीछे गिर जाओगे आप, कंधे में चोट लग सकती है। When a man jump from a boat to the shore, the boat slightly moves away from the shore। मतलब आप जैसे ही नाव से कूद करके लैंड पे जाओगे, नाव में सवारी कर रहे हो आप, हैं, और उससे कूद करके आप लैंड पे जाओगे तो नाव हल्की सी पीछे खिसकती है। ध्यान देना इस बात पर, ध्यान देना इस बात पर। क्यों पीछे खिसकती है, इसलिए पीछे खिसकती है क्योंकि आप उसी का सहारा लेके आगे बढ़े हो, आपने उसी पर एक्शन लगाया है, तो वो एक्शन तो कहीं ना कहीं दिखेगा ना। बोट ने आप पर रिएक्शन लगा दिया, उस रिएक्शन के चलते आप आगे बढ़ गए, लेकिन आपने भी तो एक्शन बोट पर लगाया था ना पीछे, है ना, तो उस एक्शन का कुछ तो इफेक्ट दिखेगा, तो वो बोट पीछे चलती है उस एक्शन की वजह से, और आप पर वो रिएक्शन लगाए थे इसलिए आप आगे बढ़ जाते हो। एक्शन रिएक्शन इस तरीके से काम करते हैं। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ये बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोले, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोले, एक ही बात है भैया, कंफ्यूज ना होना, ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है ये। If someone left on a frictionless floor desires to go out of it, he can do by blowing air out of his mouth। बिल्कुल सही बात है भैया। अगर आप एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर बैठे हो, ठीक है ना, अगर फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, आगे बढ़ नहीं पा रहे आप, ठीक है ना, तो आप सिर्फ फूक मारो ऐसे जोर से, ठीक है। आप जब फूक मारोगे एयर पे, तो एयर आपकी फूक पे रिएक्शन लगाएगी, वो आपके मुंह तक आएगा, है ना, और आप इस तरफ को मूव करोगे। जिस तरफ भी आप ब्लो करोगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो कभी फंस जाओ तो ध्यान रखना, फूके मारनी है आपने, बस फूके मार मार के आप ट्रेवल करोगे। लेकिन ऐसा परफेक्ट फ्रिक्शनलेस फ्लोर मिलना मुश्किल है ना। आप ऐसा सोचो, आप नाव में बैठे हो, है ना, और आपके हाथ में चप्पू है, आपने उस तरफ जाना है, तो चप्पू कैसे चलाओगे, पीछे चलाओगे ना। क्यों पीछे चला रहे हो, क्यों पीछे चला रहे हो चप्पू को, बिल्कुल वैसा ही है ये ब्लो करना मुंह से, एकदम सेम, एकदम सेम। आपने चप्पू पीछे क्यों चलाया, आपने वाटर पर पीछे लगाया एक्शन, तो वो चप्पू पर आगे लगाएगा रिएक्शन। चप्पू को पकड़ना आसान होता है क्या, जान निकल जाती है चप्पू चलाने में। चप्पू चलाने वाले की बॉडी देखना है जरा
अच्छे खासे मसल, लीन बॉडी, लीन मसल होते हैं उसके, ठीक है ना। चप्पू चलाना आसान बात नहीं है, कोई चप्पू नहीं चला सकता ठीक है ना। चप्पू जैसे कोई होगा तो हवा टाइट हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो चप्पू पकड़ने के लिए, चप्पू चलाने के लिए बहुत जान चाहिए। तो चप्पू जब आप चलाते हो, है ना, हाथों को जब आप पीछे लेकर के जाते हो, चप्पू को पीछे लेकर जाते हो, तो चप्पू पर लगता है रिएक्शन, उस रिएक्शन के चलते बोट आगे बढ़ती है ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में आप चप्पू चलाओगे उसकी उल्टी दिशा में बोट आगे बढ़ेगी। ये बात आप बचपन से समझते हो, है क्या नहीं। ऐसा ही कुछ ये ब्लोअर वाला भी है, ऐसे ही कुछ ब्लो वाला भी है कि आप ऐसे फ्रिक्शनलेस सरफेस पर बैठे हो, है ना, कि कहीं भी कोई आपको रोक नहीं सकता, तो आपको बस ब्लो करते जाना है, फूक मारते जाना, और आप चलते जाओगे। इतना ज्यादा फ्रिक्शनलेस होगा वो, मतलब इतनी बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं होगी, आप आराम से खिसकते चले जाओगे, ठीक है ना। अच्छा, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, स्केट्स पहने होंगे आप सभी ने, कभी ना कभी स्केटिंग करी होगी आपने, चाहे थोड़ी सी देर के लिए करी हो, किसी के स्केट्स ले ही लिए हो चाहे, है ना। मेरे पास स्केट्स कभी नहीं थे भाई, मैंने तो मांगे थे हमेशा, है ना, मांग के ही चाहे आपने स्केटिंग करी हो, है ना। लेकिन स्केट्स पर आप जब भी कभी खड़े होगे, है ना, आप एक काम करना, एक बॉल लेना अपने हाथ में और बॉल को पुश करना, कहीं भी पुश, ऐसी हवा में पुश कर देना बॉल को, ऐसी हवा में फेंक देना बॉल को, आप पीछे जाओगे, हमेशा आप पीछे जाओगे, बॉल को पुश करते ही आप पीछे हो जाओगे, ये होता है, ये होता है। और जितनी जोर से पुश करोगे ना, और पीछे जाओगे, और पीछे की तरफ खिसकोगे। समझ रहे हो बात को। ये भी इसीलिए है, ये भी ब्लो जैसा ही है ना, क्योंकि आप जब पहिए पहन लोगे पैरों के नीचे तो फ्रिक्शन अपने आप कम हो जाएगी, रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगी, जो कि स्लाइडिंग से कम होती है ना। रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगी तो अपने आप ही आप क्या करोगे, पीछे खिसकोगे, ठीक है ना। बढ़ता हूं आगे, इंपल्स की बात करते हैं बेटा। देखो ऐसा है, हम लोगों ने अभी ये पढ़ा था, F इज इक्वल टू होता है डेल्टा P बाई टी, कोई दिक्कत नहीं। इस T को मल्टीप्लाई कर दो F से, इससे क्या होगा सर, बस इसको इंपल्स बोलते हैं और कुछ नहीं, इसी का नाम इंपल्स है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कर देंगे, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन बनेगा कर देंगे। डेल्टा P का ही नाम इंपल्स है, डेल्टा P को ही इंपल्स बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं है, डेल्टा P को ही क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं, ठीक है ना। डेल्टा P इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा P क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, बस चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम इंपल्स है, ठीक है। यूनिट इसकी ऐसे लिख दी जाती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। चेंज इन मोमेंटम बोलो या इंपल्स बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड इसकी, ये देखो लिखा हुआ ना, न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड, बात एक ही है, ठीक है। इसको इंपल्स बोलते हैं, फोर्स इनटू टाइम। एग्जांपल ऑफ मोमेंटम एंड इंपल्स इन कैचिंग अ बॉल, ये हमने कर लिया डिस्कस, ठीक है, ये हमने कर लिया डिस्कस, आप इसको पढ़ सकते हो चाहो तो, ठीक है। आओ फ्रिक्शन की बातें करते हैं भैया। देखो ऐसा है कि अपने 3 तरह की फ्रिक्शन को पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है बच्चे कुछ 11 से पढ़ करके आए हो तो वो ये बात जानते हो, है ना। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो रिवीजन करने के लिए आते हैं, है ना, वो बच्चे डिटेल में इस बात को जानेंगे, है ना। मैं ब्रीफ में चीजों को समझा पाऊंगा समय की अनुपलब्धता के कारण ठीक है ना। तो 3 तरह की फ्रिक्शन बेटा आपने पढ़नी है। एक पढ़नी है आपने स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक। फिर एक स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक वैल्यू, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है ये, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है ना। और फिर इनकी एक छोटी बहन होती है, ये तो एक ही आइटम हो गई ना, स्टैटिक और लिमिटिंग तो एक ही आइटम है, बोलते अलग अलग नाम से हैं, लेकिन है तो एक ही आइटम। स्टैटिक को ही लिमिटिंग बोलते हैं, कब, जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी तब, ठीक है ना। जब आदमी को अपना ज्ञान हो जाएगा तो वो गंगाधर से शक्तिमान हो जाएगा, वाह 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 कर दो। जब आदमी को ज्ञान हो जाएगा तो वो गंगाधर से शक्तिमान हो जाएगा। तो ऐसे ही स्टैटिक को जब अपना असली पोटेंशियल पता चलेगा तो वो लिमिटिंग होने तक बनी रहती है। स्टैटिक का मैक्सिमम पोटेंशियल जो है, उसकी मैक्सिमम जान जो है, उसकी मैक्सिमम औकात जो है, वो लिमिटिंग है, ठीक है ना। स्टैटिक की मैक्सिमम औकात जो है वो लिमिटिंग। अभी बताऊंगा लिमिटिंग क्या होती है, स्टैटिक क्या होती है, सब बताऊंगा, एग्जांपल के साथ बताऊंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद एक छोटी बहन इनकी ओर आ जाती है, वो है काइनेटिक। ये इतनी चेप फ्रिक्शन है कि पीछा नहीं छोड़ती। काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ चेप फ्रिक्शन, ये पीछा नहीं छोड़ती, ऐसी फ्रिक्शन है ये काइनेटिक वाली, ठीक है ना। अब इसी काइनेटिक के पार्ट होते हैं कौन से, स्लाइडिंग और रोलिंग, ठीक है ना। तो रोल वाली करती चीजों पर रोलिंग लगती है और चलने वाली चीजों पर स्लाइडिंग लगती है, वो बात अलग है। लेकिन इन तीनों का डिफरेंस समझना बड़ी बात है ना। इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझना बड़ी बात है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। कि आप सपोज करो आपके घर में एक पुरानी अलमारी पड़ी है, उसको हिलाने के लिए 100 न्यूटन की फोर्स लगती है। उसको हिलाने के लिए जो फोर्स लगती है वो कितनी लगती है, 100 न्यूटन की। आप लगा नहीं पा रहे, लेकिन है ना, आपके घर परिवार में मान लो इतने लोग ही नहीं है,
कि 100 न्यूटन की फोर्स लगा करके हिला सकें। बुजुर्ग ज्यादा रहते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं ऐसी, पड़ोसी नहीं बुलाने, है ना। तो अभी बुजुर्ग बुजुर्ग घर में हैं, है ना, हिला नहीं पा रहे हैं अलमारी को, और अलमारी को हिलाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो मैक्सिमम फोर्स इस पर लग सकती है, जिस मैक्सिमम फोर्स से चल सकती है, वो 100 न्यूटन है, वो 100 न्यूटन है। 100 न्यूटन के बिना ये चलेगी नहीं, ठीक है, 100 न्यूटन के बिना ये चलेगी नहीं। अब आपने क्या किया, आपने कोशिश करी, आपको पता ही नहीं था कि 100 न्यूटन, किसको पता होता है भाई, किसको पता होता है कि ये जो बेड यहां पर पड़ा है, ये जो अलमारी यहां पर पड़ी है, ये जो मान लो टेबल यहां पड़ी है ना, ये कितनी फोर्स लगा, किसको पता होता है? वो तो हिला के पता चलता है कि भाई हिलेगी नहीं हिलेगी। हमारे में उतनी जान है कि नहीं है, वो भी नहीं पता होता ना। हमें अपनी जान पता होती है कि हमें कितनी है ना हमको ये पता होता है कि कितनी फोर्स लगा के हिलेगी। वो तो लगा के ही देखना पड़ता है, प्रैक्टिकली देखना पड़ता है, वो तो सही बात है ना। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि अपने को नहीं पता है, लेकिन 100 न्यूटन जो है वो साइड में लिखा हुआ मैंने कि 100 न्यूटन लगेगा तो हिल जाएगी, ठीक है ना। तो एक बच्चा आता है 10 न्यूटन की फोर्स लगाता है। ये अप्लाइड फोर्स है जो मैं कैपिटल एफ से लिख रहा हूं, ठीक है। जो कैपिटल एफ से लिख रहा हूं वो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इस डायनामिक्स के अनुसार, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब फ्रिक्शन की बात आने वाली है। इस डायनामिक्स के अनुसार अगर फोर्स लगती है तो मुझे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी या नहीं निकालनी पड़ेगी? बताओ। इसका कुछ ना कुछ मास होगा ना यार। मान लो इसका 5 किलो मास है, मान लो 5 किलो मास है इसका, है ना। फोर्स है 10 न्यूटन, मास है 5, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से इसको चलते हुए दिखाना पड़ेगा या नहीं दिखाना पड़ेगा? मेरे को दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये चलती कब है? ये चलती तो 100 न्यूटन पे है ना। तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब क्या ये हिल पा रही है क्या? ये नहीं हिल पा रही, ये नहीं हिल पा रही। तो सर फिर क्या होगा उस एक्सेलरेशन का? जो भी मैंने यहां पर 2 निकाली थी, क्या होगा उसका? असल में बेटा वो एक्सेलरेशन नहीं है यहां पर। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि पीछे की तरफ फ्रिक्शन ने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। पीछे की तरफ फ्रिक्शन ने भी उतना ही एक्ट करना स्टार्ट कर दिया जितनी आपने अप्लाइड फोर्स लगाई है। ऐसे करके ये दोनों फोर्सेस कटेंगी आपस में, ऐसे करके दोनों फोर्सेस आपस में कटेंगी, और कटेंगी तो बॉडी आगे नहीं बढ़ेगी। तो बच्चा आया, कोशिश करी हिलाने की, नहीं हिल पाई, नहीं हिल पाई। बहन भी आ गई उसकी साथ में, बहन भी आ गई उसकी साथ में। तो पहले मैं यहां पर एक टेबल बनाता हूं, ठीक है, एफ अप्लाइड, ठीक है, और ये वाली जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है ना, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। तो पहले कितनी लगाई थी बच्चे ने? कितनी लगाई थी? 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन भी कितनी लगी? 10 न्यूटन लगी, ठीक है ना। बराबर लगेगी, बराबर लगेगी। और ये चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। बहन भी आ गई साथ में, मिल करके दोनों ने कितनी लगाई? मिल करके दोनों ने लगाई 30 न्यूटन। मिल करके दोनों ने कितनी लगाई? 30 न्यूटन। तो पता क्या होगा? क्या अब ये हिल पाएगी? या हिलती तो 100 पे है ना, हिलती तो 100 पे है ना, 30 पे भी कहां से हिलेगी? नहीं हिलेगी। तो नहीं हिलाने देने के लिए यहां फ्रिक्शन को कितना होना पड़ेगा? फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेती है बेटा, फ्रिक्शन अपने आप को क्या कर लेती है? एडजस्ट कर लेती है। जितनी अप्लाइड लगेगी, जितनी अप्लाइड लगेगी उतनी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ये कहानी है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन एक बहुत ही चालाक फोर्स है, फ्रिक्शन एक बहुत ही तेज फोर्स है, माइंड से बहुत तेज है, माइंड है इसका, ऐसा समझ लो आप। इस फ्रिक्शन में बुद्धि है, और ये बुद्धि कब तक काम करेगी? इतने टाइम तक काम करेगी। उसके बाद क्या होगा वो भी देखेंगे, उसके बाद क्या होगा वो भी देखेंगे, है ना। तो बहन भी आ गई, क्या हिल पाई? नहीं हिल पाई। यानी अप्लाइड फोर्स कितनी लगाई? अप्लाइड फोर्स लगाई 30 न्यूटन। तो फ्रिक्शन भी कितनी लगी? 30 न्यूटन। ये अपने आप को एडजस्ट कर रही है, ये अपने आप को एडजस्ट कर रही है ना। एक बड़ी बहन और आ गई, एक दीदी और थी घर में, या भैया थे मान लो घर में, ठीक है ना। वो आ गए, वो सब मिलकर के 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। क्या ये अब हिलनी चाहिए? क्या नहीं हिलनी चाहिए? कब हिलेगी? 100 पे। तो फ्रिक्शन को कितना होना पड़ेगा ये बैलेंस करने के लिए? फ्रिक्शन को वह होना पड़ेगा 50 न्यूटन। फ्रिक्शन को होना पड़ेगा ताकि ये दोनों कट जाएं, तभी तो डायनामिक्स फिक्स हो पाएगा भाई अपना। अपना डायनामिक्स क्या कहता है कि अब 100 पे हिलेगी, है 100 से पहले हिल नहीं सकती, तो तुम बढ़ाई जाओ, तुम 70 कर लो। दादी आ गई, ठीक है, दादी जी आ गई अब हिलाने के लिए। तो अप्लाइड फोर्स सब भाई बहन मिलकर के 50 लगा रहे थे, तो फ्रिक्शन भी बड़ी चालाक है। फ्रिक्शन भी कितनी हो गई? 50 हो गई। ये हरकतें हैं फ्रिक्शन की, देख लो आप कितनी चालाक है फ्रिक्शन। जितना तुम अप्लाइड फोर्स लगाओगे उतनी ही फ्रिक्शन लगेगी, उतनी फ्रिक्शन लगेगी। लेकिन कब तक? देखते हैं कब तक। दादी आ गई, दादी आ गई भाई। दादी ने क्या किया? दादी ने क्या किया? 70 न्यूटन की फोर्स लगाई, मतलब सबने मिलकर के, दादी भी आ गई, 70 की फोर्स लगाई, ठीक है ना। फ्रिक्शन फिर चालू, फ्रिक्शन फिर बहुत चालाक है। कह रही ले पकड़, हिला के दिखा, हिला के दिखा। पूरा परिवार लग गया 90 न्यूटन, पूरा परिवार लग गया 90 न्यूटन। दादाजी भी आ गए, दादाजी भी आ गए, सारे मिलकर के अलमारी को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ले बेटा, फ्रिक्शन फिर बहुत चालू है, वो भी 90 हो गई,
वो भी 90 हो गई, है ना। यहाँ 2 एंट्रियां मिस कर दी मैंने। 70 अगर अप्लाइड लगाई तो फ्रिक्शन भी 70 लगी, 90 पूरा परिवार तो 90 ही फ्रिक्शन। बोलिए अब हिला के दिखाओ, हिला के दिखाओ, आओ मैदान में, और आओ। आवाज मारी चौकीदार को, आ भाई जरा धक्का लगा, धक्का लगाया, धक्का लगाया, पता कितने का? चौकीदार तो बलशाली था भाई, है ना, मैं अभी चौकीदार हूं, है ना, तो चौकीदार तो बलशाली था। 100 न्यूटन की फोर्स लगा बैठा, पूरा परिवार मिलकर के 100 न्यूटन की फोर्स लगा बैठा। अब फ्रिक्शन क्या करेगी पता है? फ्रिक्शन एक आखिरी कोशिश करेगी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर जाने की, गंगाधर से शक्तिमान बनने की। एक आखिरी कोशिश करेगी और ये कोशिश करेगी कि भाई 5 किलो का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो अलमारी है, 50 किलो जो मर्जी मान लो इसको, ये अब भी ना हिल पाए, ये अब भी ना हिल पाए। यानी ये क्या करेगी पता है? ये क्या करेगी पता है? एक आखिरी कोशिश, एक आखिरी कोशिश, जितनी मैक्सिमम फोर्स लग सकती है इसको हिलाने में, एक आखिरी कोशिश करेगी उसको बचाने की, एक आखिरी कोशिश करेगी बचाने की, ठीक है ना। और उस टाइम पर ये जो F अप्लाइड है ये 100 न्यूटन है ना, तो फ्रिक्शन क्या करेगी? एक आखिरी कोशिश करेगी इसको बचाने की, एक आखिरी कोशिश करेगी इसको बचाने की, है ना। और जैसे ही आपने एक्सीड कर दिया, पॉइंट भी एक्सीड कर दिया, 100.0000001 न्यूटन आपने एक्सीड कर दिया, चौकीदार ने फुल जान लगा दी। इस बार पूरे परिवार ने मिलकर के पूरी जान लगा दी, 101 न्यूटन लगा दिया। फ्रिक्शन पता क्या बोलेगी? बस मैं जा रही हूं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। फ्रिक्शन जोड़ देगी हाथ, फ्रिक्शन जोड़ देगी हाथ, मुझसे नहीं हो पाएगा, जाके सो जाएगी, गायब गायब। तो फिर क्या होगा सर? फिर चलने लगेगा ये, भाई तो बहुत तेज भागेगा। नहीं, बहुत तेज नहीं भागेगा, अपनी छोटी बहन को बुला लेगी, वो कहेगी मैं तो जा रही हूं सोने के लिए। छोटी बहन बोलेगी दीदी चिंता ना करो, आप सो जाओ, मैं आ रही हूं। तो अब कौन सी फ्रिक्शन आएगी यहां पर? ये जो फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, अब जो फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी पीछे की तरफ, वो कुछ कम फ्रिक्शन होगी। मान लो 101 लग रहा ना, हाँ तो 90 न्यूटन लगेगी, बस ये 90 न्यूटन लगेगी। ये कौन सी बहन आई? ये दूसरी बहन आई भाई, ये वाली। कौन सी वाली? कौन सी वाली? ये वाली, काइनेटिक वाली, जो छोटी बहन है, जो छोटी बहन है। अब तक कौन लग रही थी? अब तक स्टैटिक लग रही थी, और फिर जब वो शक्तिमान बन गई तो क्या बन गई? वो लिमिटिंग बन गई। यानी बेटा जी, यहां से लेके यहां तक जो खेला चल रहा था, ये स्टैटिक का खेला था, ये स्टैटिक का खेल था, ये स्टैटिक फ्रिक्शन थी। जब ये अपनी 100 न्यूटन यानी मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच गई, यानी शक्तिमान बन गई, तो ये लिमिटिंग कहलाने लगेगी, है ना। मैंने इसको एक ही साथ लिया क्योंकि लिमिटिंग भी स्टैटिक ही होती है ना। इंसान तो वही है ना, 2 ही बहनें हैं ना भाई, 2 ही बहनें हैं ना, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और जैसे ही आपने एक्सीड कर दिया, ठीक है ना, जैसे ही आपने 101 न्यूटन कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे ही आपने 101 न्यूटन कर दिया तो क्या होगा? ये वाली जो फ्रिक्शन है ना, यानी ये वाली जो स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, ये जाके सो जाएगी। इसकी छोटी बहन रोल प्ले करने के लिए आ जाएगी, और छोटी बहन रोल प्ले करने के लिए आएगी तो क्या लगाएगी? 90 न्यूटन लगाएगी, यानी बहुत कुछ कम फोर्स लगा देगी। अभी तक जो 100 पर पहुंचा हुआ था ना मामला, वो नीचे हो जाएगा, वो नीचे होकर के एक जगह पर सेट हो जाएगा। और ये मैंने बोला था आपको, बड़ी चेप फोर्स है ये पीछा छोड़ेगी नहीं, ये इतनी ही लगी रहेगी, एडजस्ट नहीं करती खुद को, एडजस्ट नहीं करती खुद को। 90 है ना, 90 ही लगी रहेगी, ये 90 पे ही चलता रहेगा, ये 90 पे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो 90 न्यूटन, 90 न्यूटन। तुम 120 कर लो, तुम 120 कर लो, है ना। अब पड़ोसी को ही बुला लो, 120 कर लो, 90 ही न्यूटन रहेगी, 90 ही न्यूटन रहेगी, ठीक है, ठीक है। तुम 1000 न्यूटन कर लो, 1000 न्यूटन कर लो, ये 90 ही रहेगी, ये 90 ही रहेगी। समझ गए? ये वाली जो फ्रिक्शन लग रही है, जो सेम वैल्यू की लगती रहती है, जो छोटी वाली बहन है, उसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर कौन रोल प्ले करेगी? यहां पर रोल प्ले करेगी काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट कब तक नहीं चलेगा? ऑब्जेक्ट जो है वो यहां तक नहीं चलेगा, इधर से लेकर के और इधर तक नहीं चलेगा, रेस्ट, ठीक है ना। और इसके बाद वो क्या करेगा? वो मोशन करना स्टार्ट कर देगा, वो भी कैसा? एक्सेलरेटेड मोशन करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अनबैलेंस कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे यहां पर रेस्ट भी हो सकता है, इस वाले केस में रेस्ट भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। आप समझते हो ना, बैलेंस कंडीशन होगी तो यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरी बात आई होप आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से फ्रिक्शन लगती है। तीनों फ्रिक्शन के मतलब समझ में आए होंगे आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बड़ी जिद्दी फोर्स है, चिपकी रहती है ना, और क्या करेगी? चुनौतियां देगी,
तुम 10 लगाओगे 10 लगेगी, 20 लगाओगे 20 लगेगी, 30 लगाओगे 30 लगेगी, 50 लगाओगे 50, 90 तो 90, 99 तो 99, है ना। और जैसे ही एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी तो उसको लिमिटिंग बोलेंगे, और उसको भी अगर आपने एक्सीड कर दिया, पार कर दिया, तो भाई वो फ्रिक्शन जाके सो जाएगी, अपनी छोटी बहन को बुला लाएगी। छोटी बहन आकर के हमेशा लगती रहेगी, फिर हमेशा से चिपकी रहेगी, चिपकी रहेगी, चिपकी रहेगी, वो चलता रहेगा, चिपकी रहेगी, पीछे चिपकी रहेगी, ऐसा चलता रहेगा। समझ के बात को, पीछे खींचती रहेगी, लेकिन आगे चलती भी रहेगी, क्योंकि काइनेटिक तो लगेगी तभी जब ऑब्जेक्ट आगे चलेगा। जो ऑब्जेक्ट आगे चलेगा तो पीछे की तरफ काइनेटिक लगेगी। समझ गए बात को। तो ये कहानी है फ्रिक्शन की, ठीक है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया कि फ्रिक्शन क्या होती है। एक बार पढ़ लेते हैं अब। इट इज द ऑपोजिंग फोर्स दैट इज सेटअप बिटवीन, चैट नहीं दैट, ठीक है, दैट इज सेटअप बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स और रोल्स और टेंड्स टू डू सो। मतलब ऐसा है कि भाई अगर स्लाइड कर रही हो तो भी, और करना चाह रही हो तो भी। देखो यहां करना चाह रहे थे मोशन, यहां से लेकर यहां तक मोशन करवाना चाह रहे थे, तब भी फ्रिक्शन लग रही थी, है कि नहीं। मोशन करवाना चाह रहे थे तब भी फ्रिक्शन लग रही थी, यहां मोशन कर रहे हैं तब भी फ्रिक्शन लग रही है, तो ये लगेगी। ये कब नहीं लगेगी पता है, जब आपको मोशन करवाने की इच्छा ही नहीं है, यानी आप एफ अप्लाइड को ही क्या कर दो, 0 कर दो। फ्रिक्शन बोलेगी फिर मैं क्यों टेंशन लूं, जाओ ऐसे कराओ, ये तब नहीं लगती बस। अदरवाइज फ्रिक्शन हमेशा लगेगी, अदरवाइज फ्रिक्शन हमेशा लगेगी। तुम टेंड टू मूव, तुम चलवाने की इच्छा रखोगे, यानी चलवाने के लिए कोशिश कर रहे होगे ना, तो भी फ्रिक्शन काम करेगी, और चला रहे होगे तो भी फ्रिक्शन काम करेगी। लेकिन तुम चलाना ही नहीं चाहते, तुम सोए हो आराम से, है ना, तो फिर फ्रिक्शन भी कुछ नहीं करेगी, अपोजिंग फोर्स भी नहीं आएगी तब, ठीक है ना, अपोजिंग फोर्स भी नहीं आएगी। पढ़ देते हैं एक बार और। The maximum value of the force of friction which comes into play before body just begins to slide। अभी तक स्लाइड करना स्टार्ट नहीं किया, अभी तक स्लाइड करना स्टार्ट नहीं किया, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग बोलेंगे, उसको लिमिटिंग बोलेंगे, ठीक है ना। और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले बिटवीन द सरफेस ऑफ द टू बॉडीज बिफोर द बॉडी एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग। जब तक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले पहले की कहानी है, किसकी, स्टैटिक की, है ना। जब तक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक जो कहानी है वो किसकी है, स्टैटिक की है। मैक्सिमम वैल्यू जब हो जाएगी, जब जस्ट बिगिन टू स्लाइड, जस्ट चलने वाला होगा, एक आखिरी कोशिश जब फ्रिक्शन करेगी तो वो लिमिटिंग होगी, तो वो लिमिटिंग होगी, ठीक है ना। उसके बाद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन, हाँ, तो जब मोशन को अपोज करने के लिए, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जब जो फ्रिक्शन लगेगी, उस फ्रिक्शन का नाम होगा फिर कौन सी, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि दो तरह की होती है, रोलिंग और स्लाइडिंग। जब स्लाइड करेगा तो स्लाइडिंग बोलेंगे, रोल करती बॉडी जाएगी तो रोलिंग बोलेंगे, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अपने आप को खुद ही एडजस्ट करती है कि नहीं। यहां यही तो हो रहा था, यही तो हो रहा था। 10 लगी, 10 लग गई, 30 लगी, 30 लग गई, 50 लगी, 50 लग गई, 50 आती, फिर 50 आती, 30 आती, फिर 30 आ जाती, 10 आती, फिर 10 आ जाती, 20 आती, 20 आ जाती। ये एडजस्ट कर रही है अपनी वैल्यूज को। बहुत चालू फोर्स है, चलाक फोर्स, चलाक फ्रिक्शन कौन सी, स्टैटिक। चलाक फ्रिक्शन कौन सी, स्टैटिक। लेकिन काइनेटिक उतनी चलाक नहीं है बेचारी, काइनेटिक थोड़ी सी बोंदू है, वो उतनी लगती रहती है, 90 ही लगी रहेगी, वो थोड़ी सी बुद्धू है वो, ठीक है ना, तो वो उतनी लगी रहेगी, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एंड इट एडजस्ट्स इटसेल्फ सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के बराबर होना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, स्टैटिक फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि स्टैटिक फोर्स अप्लाइड फोर्स के ही बराबर होती है। और मैंने क्या बताया यहां, ये देखो अप्लाइड फोर्स जितनी है उतनी स्टैटिक है। तो स्टैटिक का कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, स्टैटिक का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। सर क्या लिमिटिंग का होता है? बिल्कुल होता है, उसी से पता चलता है कि मैक्सिमम फोर्स कितनी है, ये कितना है, कितने पे चलेगा, ये लिमिटिंग ही तो तय कर रही है। तो लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है लिमिटिंग का? आओ दोनों फॉर्मूला लिख देता हूं, लिमिटिंग का भी और काइनेटिक का भी। काइनेटिक का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, और ये होता है म्यू एन, और ये भी होता है म्यू एन। तो सर फिर फर्क क्या रह गया? इस म्यू में फर्क है बेटा, इस म्यू में फर्क है। ये जो म्यू होता है ना, ये स्टैटिक वाला म्यू है, क्योंकि लिमिटिंग होती तो स्टैटिक ही है, लिमिटिंग होती तो स्टैटिक ही है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। तो ये वाला जो म्यू होता है, ये होता है म्यू एस, म्यू स्टैटिक, इसकी वैल्यू अलग होती है, और ये होता है म्यू के, म्यू काइनेटिक। और आपको ये बात समझ में तो आ ही रही है, आपको ये बात समझ में तो आ ही रही है कि एफ एल जो है वो एफ के से बड़ा होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो चेक कर लो, लिमिटिंग कितनी हो रही है, 100 हो रही है ना, काइनेटिक उससे हमेशा कम होगी। काइनेटिक हमेशा लिमिटिंग से कम होगी, 1 मार्क के अंदर पूछा गया है एनडीए में, ध्यान से सुनना, ठीक है। एफ एल इज ग्रेटर देन एफ के और म्यू एस इज ऑल्सो ग्रेटर देन म्यू के, इसी वजह से तो हुआ ये।
भाई एफएल एफके से बड़ा क्यों है? मैथमेटिकली देखें तो म्यू एस म्यू के से बड़ा होता है हमेशा, ठीक है ना। म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। म्यू क्या होता है? म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। और म्यू के क्या होता है? कोएफिशिएंट, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब नाम आपके लिए, बस ऐसे ही देख लो। सॉरी, हाँ, काइनेटिक होगा, काइनेटिक होगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नाम वाम नहीं है कि भाई मैं हर चीज आपको डिटेल में देखनी है ना। जितनी बातें मैं बता रहा हूं उतनी सफिशिएंट है, आप क्वेश्चन करोगे आपको अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। ये ओके हो गया है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना, तो ये वही बातें हैं जो मैंने अभी लिख दी हैं बेटा, ठीक है ना। एफ जो होता है वो आर मतलब कॉन्टेक्ट, आर मतलब कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये नॉर्मल कॉन्टेक्ट ही होता है, ये नॉर्मल कॉन्टेक्ट ही होता है। एफ इज इक्वल टू म्यू आर जो लिखा हुआ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना बहुत है, इतना बहुत है, ठीक है। कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं फ्रिक्शन की और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं भैया। फ्रिक्शन की थ्योरी यहां पर हो जाएगी फिर हमारी समाप्त, ठीक है। तो एडवांटेजेस ये है भैया कि फ्रिक्शन ही है जिसके कारण से हम चल पाते हैं, है ना। हमारे चलने के पीछे कारण फ्रिक्शन ही है। अगर फ्रिक्शन ही ना होती तो हम चल नहीं पाते। क्या गोबर में चल पाते हैं? क्या कीचड़ में चल पाते हैं? क्या दलदल में चल पाते हैं? क्या पानी पे चल पाते हैं? क्या हवा में चल पाते हैं? पर्याप्त रिएक्शन फोर्स अपने को नहीं मिलती, पर्याप्त फ्रिक्शन हमारे पैरों पर आगे नहीं लग पाती जिसकी वजह से हम आगे चल पाए, ठीक है। द फाइबर्स ऑफ द थ्रेड आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। द ब्रेक्स आर अप्लाइड नॉट, ब्रेक की एप्लीकेशन फ्रिक्शन है, ठीक है। और स्लेजेस यूज किए जाते हैं आर्कटिक रीजन में क्योंकि फ्रिक्शन जो होती है वो बड़ी लो होती है उन सरफेस पर, ठीक है ना। स्लेजेस यूज किए जाते हैं, नीचे से नोकीले होते हैं। आपने देखा होगा जो फुटबॉलर्स होते हैं वो स्टड पहनते हैं, है ना, नीचे कांटे कांटे वाले जूते पहनते हैं। वो स्टड्स क्यों पहनते हैं? वो स्टड इसलिए पहनते हैं भैया ताकि पकड़ बने, फिसल ना जाए वो भागते हुए, है ना। रेत में जब वो भागेंगे, आपने देखा होगा जब वो भागते हैं तो उखड़ भी जाता है। जो ग्रास का टुकड़ा होता है, जो ग्रास लगी होती है, वो उखड़ भी जाती है उनके पैरों के साथ। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पैरों के नीचे कांटे लगे रहते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, है ना। ग्रूव्स उतना ज्यादा फायदा नहीं देते, डिसएडवांटेज पड़ते हैं। अ लॉट ऑफ एनर्जीज, हाँ ये बात बिल्कुल सही है भैया कि फ्रिक्शन जो है वो एक नेसेसरी ईविल है। ये पूछ सकता है फ्रिक्शन एक जरूरी शैतान क्यों है? जरूरी भी है लेकिन शैतान भी है। जरूरी इसलिए क्योंकि चलने में हेल्प करता है, शैतान इसलिए क्योंकि जूते घिसवाता है हमारे, मशीनें खराब होती हैं, वीर एंड टियर होता है, हमारी बॉडी बूढ़ी होती है तो फ्रिक्शन की वजह से हड्डियां भुरती हैं हमारी, है ना। लग लग के टकरा टकरा के फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो हड्डियां होती है भुर जाती हैं वो टाइम के साथ, है ना। The lot of energy is waste in the form of heat that causes wear and tear of moving parts. Due to friction, speed of automobiles cannot be increased beyond a certain limit. हाँ ये तो अच्छी बात है कि ऑटोमोबाइल्स की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती क्योंकि एयर फ्रिक्शन लगेगी, ग्राउंड से फ्रिक्शन लगेगी, तो ये सब फ्रिक्शन के पीछे से वजह है भाई, ठीक है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के तरीके क्या है देख लो। लुब्रिकेंट्स लगाना, ग्रीस लगाना, ऑयल लगाना, सब यूज करते हैं। बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग देखा होगा आपने, जो गोल गोल से होते हैं। किसी भी गोल चीज को रोल करवाने के लिए बॉल बेरिंग यूज होता है ना। अकेली गोल चीज होगी तो घिस जाएगी, बहुत सारी गोल गोल चीजें होती है तो कम फ्रिक्शन लगती है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके पीछे का प्रिंसिपल है इसके पीछे का। बाय चेंजिंग स्लाइडिंग और स्लाइडिंग टू रोलिंग, स्लाइडिंग को रोलिंग में चेंज करना, है ना। बाय यूजिंग सोप सोल्यूशन, साबुन बिछा करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, है ना। पाउडर यूज करके, आपने देखा होगा वो कैरम खेलते हैं तो पाउडर यूज करते हैं नीचे, है ना। टायर्स आर थ्रेडिंग विच ऑल्सो इंक्रीज द फ्रिक्शन। हाँ देखो, आपने देखा होगा कि टायर के अंदर जो होती है वो ग्रूव्स बने रहते हैं ना, जूतों के नीचे भी ग्रूव्स बने रहते हैं। वो ग्रूव्स किस लिए? ताकि हमारी पकड़ मजबूत बने, सड़क पे चलें तो पकड़ मजबूत बने, फ्रिक्शन अच्छी रहे, ठीक है ना। तो ये वो बात भी यहां पर लिखी हुई है, एक्स्ट्रा लिखी हुई है बात, ऐसे ही पॉइंट बना करके। तो बच्चों क्वेश्चन करते हैं यार, आप करिए पहले, पॉज कर लो वीडियो को। चलो मैं करता हूं। एक बुलेट दे रखा है जिसकी मास 0.04 kg है, ठीक है। उसे फायर किया जाता है और एक ब्लॉक पे टकराती है वो बुलेट, ठीक है। कितनी स्पीड से टकरा रही है? जब यहां किसी स्पीड से टकरा रही है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और जब वो अंदर जा रही है, अंदर जाते 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 यहां पर जाकर के वो कहीं स्टॉप हो जाती है, यहां पर जाकर के कहीं स्टॉप हो जाती है, तो इसका जो v है वो 0 है। कितना डिस्प्लेसमेंट चली है इसने? 60 सेंटीमीटर की इसने डिस्प्लेसमेंट चली है ना। मतलब अंदर तक जब तक ये चलती रही है फिर ये रुकती भी रही है ना, धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करती रही है ये। तो आपने वो फोर्स निकाल ली है, वो रेजिस्टिव फोर्स निकालनी है कि कितनी फोर्स इस पर लगी कि ये रुक गई। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन,
ठीक है ना। मास आपको दिया हुआ है कितना 0.04 और एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कर लें, आओ जी। 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये लगाना सबसे सही है यहां पर, ठीक है। तो करते हैं, पुट करते हैं 2 इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 60, तो 60 को अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। v आपका 0 है क्योंकि एंड में रुक गई है, पहले इसकी 90 थी तो 90 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से a जो है वो आ जाएगा माइनस का 90 इंटू 90 इंटू 100 है ना, ओवर 60 इंटू 2, ठीक है। ये कैलकुलेशन है आपकी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे, ऐसे ही छोड़ रहा हूं इसको मैं, क्यों, क्योंकि यहां पर लग करके कुछ चीजें मैं काट दूंगा यहां से, है ना। यहां पे रख के कुछ चीजें मैं काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां रख देते हैं हम इसको। तो हो जाएगा माइनस 90 इंटू 90 इंटू 100 अपॉन में 60 इंटू 2, यहां से नीचे 100 आएगा, इस 100 से 100 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 2 से यहां पे 2 आ जाएगा, और फिर इस 2 से यहां 3 आ जाएगा, फिर इस 3 से यहां 3 आ जाएगा, 9 3 27। इससे अच्छी कैलकुलेशन कहां मिलेगी बताओ यार जरा, है 270 न्यूटन आंसर आ गया, ठीक है। बड़े अगले पे बढ़े, चलो नेक्स्ट दिखाता हूं आपको। सबके सब एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, करो सॉल्व। तो चलो बच्चों मैं करता हूं इसको। एक कांस्टेंट रिगार्डिंग फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की 20 किलो के ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना। फोर्स दी हुई है आपको 50 न्यूटन की और मास दिया हुआ आपको 20 किलो का। यहां से एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी F अपॉन एम, 50 अपॉन 20 कटा 2.5 आ गया, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लग रही है। अब एक्सेलरेशन नहीं लग रही, यहां पर रिटार्डेशन लग रही है, आप समझना, है ना। पहले वो किसी स्पीड से चल रहा था और फिर वो रुक गया, देखो स्टॉप हो गया लिखा हुआ यहाँ पर, है ना। तो स्टॉपिंग हुई है, यानी कि आप जब v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाओगे तो v की जगह पर आप 0 रखोगे, u कितना रहेगा आपका 15 रहेगा, 15 रहेगा। और एक्सेलरेशन को आपने यहाँ माइनस का रखना है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, माइनस का 2.5 इंटू टी, ये माइनस का 2.5 उठ के पॉजिटिव का 2.5 बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 15 है, 2.5 नीचे जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2.5, तो ये कटेगा 6 पे, 6 सेकंड आंसर आ गया। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, एक बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये कि एक जेट इंजन जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। भैया देखो, जेट इंजन को उड़ने के लिए पीछे से थ्रस्ट लगानी पड़ती है, ठीक है ना। उड़ने के लिए पीछे से थ्रस्ट लगानी पड़ती है, तो पीछे वाली जो एयर होती है वो फोर्स लगाती है, जो पीछे वाली गैस होती है वो एयर पर फोर्स लगाती है, एयर इस पर आगे रिएक्शन लगाती है और ये आगे बढ़ता है। एक्शन रिएक्शन आ रहा है तो थर्ड लॉ आ रहा है, और थर्ड लॉ आ रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो आएगा ही आएगा। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है यहाँ पर, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के चलते ये आगे बढ़ती है, सेम एज रिकॉइल ऑफ अ बुलेट, जैसे बुलेट फायर होती है बिल्कुल वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट है। अगले पे चलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड फॉर ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट के लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं चलता? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं चलता जब ऑब्जेक्ट चल रहे होते हैं लाइट की स्पीड से, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में चला जाएगा फिर मामला सारा, है ना। क्वांटम फिजिक्स में चला जाएगा मामला सारा। मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स जो है, जो न्यूटोनियन फिजिक्स कहलाती है, ठीक है ना, वो लाइट की स्पीड पर वर्क नहीं करती। लाइट की स्पीड पर फिर अलग लॉज, अलग प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए ये चीजें वैलिड है जब तक ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से नहीं चल रहा। जैसे ही लाइट की स्पीड पर पहुंचा, न्यूटन लॉ फेल हो जाते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं चलते उधर। Which one among the following is correct for resultant of balance forces? जब भी बैलेंस फोर्स लगेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, इधर भी लग रही है F, इधर भी लग रही है F, तो F से F कट जाएगा, है ना। नेट फोर्स क्या आ जाएगी भाई? नेट फोर्स आ जाएगी 0। नेट फोर्स क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, तो इट इज 0। ए ऑप्शन सही है, बाकी सब एम ही है। लो जी एक और करो। When a moving bus suddenly applies brake, है ना, the passengers sitting it in fall in the forward direction, ये इनर्शिया है ना भाई, है ना। तो इनर्शिया वाला लॉ कौन सा है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आप समझ पाओगे कि कोई चीज आगे क्यों गिरती है। जैसी बस ब्रेक मारेगी, हम लोग आगे क्यों गिरते हैं? हम लोग आगे इसलिए गिरते हैं क्योंकि हम पहले से ही मोशन में रहते होते हैं, है ना। हमारा इनर्शिया जो होता है पहले से ही मोशन का बना होता है, तो हम आगे भी उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है पहला वाला ये। ओके बताओ जी क्या आंसर है इसका? चलो मैं समझाता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर, ये दो फीचर्स दे रखे हैं, इसके बेसिस पर आपको जज करना है कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है। तो मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ केजी मीटर पर सेकंड। भाई अच्छा बच्चा, तैयारी करने वाला बच्चा यहीं से देख के जज कर लेगा कि केजी मीटर पर सेकंड का मतलब होता है मोमेंटम, केजी मीटर पर सेकंड का मतलब होता है मोमेंटम, ठीक है ना। और दूसरी वाली बात भी बिल्कुल सही है, दूसरा फीचर भी एकदम सही है कि वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। ये दोनों सेम वेक्टर हैं, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर है दोनों, ये वेलोसिटी भी और मोमेंटम भी, है ना। तो इसका आंसर है ए।
इन अ क्रिकेट मैच व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल अ फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड। आपने देखा होगा जब भी कैच करते हैं, जब भी कैच करते हैं तो पीछे आती है ना, पीछे हाथ लेकर के आता है फील्डर जो होता है ना, फील्डर अपने हाथ को पीछे लेकर के आता है। क्यों पीछे लेकर के आता है? ये होता है ड्यू टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ना कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत बच्चों को भ्रम रहता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी, ये होता है ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स ऑन अ बॉडी। जब भी एक बॉडी पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करी जाती है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो उसी फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो मोमेंटम में चेंज आएगा, जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, या जो मास में चेंज आएगा, या जो दोनों में चेंज आएगा, वो उसके फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। उसका रेट मतलब वो कितनी जल्दी आ रहा है ना। जल्दी वेलोसिटी में अगर आप चेंज चाहते हो तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आपको, ये सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताई है ना। ज्यादा चेंज अगर आप चाहते हो वेलोसिटी के अंदर, एक बात, जल्दी चेंज भी चाहते हो अगर आप वेलोसिटी के अंदर, है ना, तो आपको फोर्स क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा लगानी पड़ेगी, एक्सेलरेट जो है वो ज्यादा करवाना पड़ेगा। तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। अब क्या हो रहा है, जब वो अपने हाथों को पीछे लेकर के आ रहा है तो वो असल में पता क्या कर रहा है? वो टाइम ऑफ इंपैक्ट को बढ़ा रहा है, वो इस टी को इंक्रीज कर रहा है। भाई अगर वो रजनीकांत बनता, एकदम से ऐसे बॉल को पकड़ लेता, है ना, अचानक से बॉल आई, ऐसे टक आकर के आई और ऐसे पकड़ ली बॉल उसने, है ना, ऐसे कस के बॉल को पकड़ लिया। अब ऐसे कस के अगर बॉल को वो पकड़ लेगा तो क्या होगा? उसके हाथ में लग सकती है, हाथ में चोट लग सकती है उसके, है ना, हड्डी भी मुड़ सकती है उसकी, कुछ भी हो सकता है ना, दुर्घटना हो सकती है। तो होता क्या है कि जब बॉल उसके हाथ में आती है ना, बॉल उसके हाथ में आएगी तो मोमेंटम तो उसका जीरो होगा ही। भाई रेस्ट पर तो उसने आना ही है। कैच करने का मतलब क्या है? बॉल को रेस्ट पे लेकर के आना, है ना। तो कैच जो करने का पर्पज है वो तो है मोमेंटम को जीरो करना, यानी मोमेंटम को चेंज करना। तो मोमेंटम को चेंज वो ऐसे करके भी कर सकता है रजनीकांत की तरीके से, या ऐसे नॉर्मल फील्डर की तरह भी कर सकता है। तो वो ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों नहीं करता? भाई अगर वो ऐसे कर लेगा ना, अचानक से पकड़ ले, ऐसे बॉल आई और ऐसे पकड़ ली एकदम से अचानक से, तो क्या होगा? उसके हाथ में बहुत ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि उसने कम टाइम में बॉल को पकड़ा है, ठीक है ना। जब वो हाथ को पीछे लेकर के आता ना तो वो टाइम ऑफ इंपैक्ट को बढ़ाता है। जब जब उसको कैच करना है तो वो धीरे धीरे वेलोसिटी को कम लेकर के आता है, ठीक है ना। वेलोसिटी को कम तो कर रहा होता है वो, लेकिन धीरे धीरे वेलोसिटी को क्या कर रहा होता है? कम कर रहा होता है। इसी पर बेस्ड और भी एग्जांपल्स है। जैसे हम किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो टूट जाती है अगर फर्श पे गिरेगी तो, लेकिन रेत पर गिरेगी तो टूटेगी नहीं। ग्लास के जो वैस आते हैं, वास जिसके अंदर आप फूलदान बोलते हो, जिसमें फूल वगैरह रखते हो आप, है ना, कप प्लेट्स आती हैं, क्रॉकरी आइटम आती है, बोन चाइना की आइटम आती है, वो सारी थर्मोकोल में आती है या भूसे में आती है। क्यों आती है? वो इसीलिए आती है ताकि टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ जाए, उसके बढ़ने से फोर्स जो है वो घट जाएगी। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, टाइम के बढ़ने से फोर्स घट जाएगी। तो इसीलिए कैच करते हुए वो हाथों को पीछे लेकर के आता टाइम बढ़ाने के लिए। मोमेंटम तो देखो चेंज होगा ही होगा, मोमेंटम को तो चेंज करना ही है ना, लेकिन बढ़ा करके करना है टाइम को। टाइम जब बड़ा रहेगा, है ना, तो फोर्स क्या रहेगी? कम रहेगी, है ना। यहां पर ये रोल प्ले कर रहा है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आओ जी, डाइन वाइन की बातें कर रखी है यहां पर, मैं ही सॉल्व करता हूं। देखो डाइन जो है वो फोर्स की सीजीएस यूनिट है ना, सीजीएस यूनिट होती है, पता आपको ये बात, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहां पर फोर्स निकालनी है बेसिकली, है ना, फोर्स निकालनी है। अब वो कह रहा है कि जो मशीन गन है वो 10 बुलेट फायर करती है, ईच ऑफ मास 10 ग्राम्स, ये ग्राम है, ठीक है, ये ग्राम में है भाई, ये ग्राम है ना। तो 10 ग्राम की बुलेट फायर होती है हर सेकंड में और 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। और कितना मास ट्रांसफर हो रहा है? तो मास ट्रांसफर हो रहा है हर सेकंड 10 इंटू 10, क्योंकि 10 बुलेट हर सेकंड फायर हो रही है, 10 गोलियां 10-10 ग्राम की हर सेकंड फायर हो रही है, यानी 10 इंटू 10 ग्राम, है ना, इतना मास जो है वो ट्रांसफर हो रहा है ना, 10 ग्राम्स मास जो है वो हर सेकंड क्या हो रहा है, 100 ग्राम सॉरी, है ना, 10 10 से 100 हो जाएगा, 100 ग्राम मास जो है वो हर सेकंड क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है बंदूक में। तो कितना रिकॉइल वो मारेगी, है ना। तो फोर्स आपने निकालनी है, रिकॉइल की फोर्स बेसिकली। आप जानते हो फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है वो होता है डीपी बाई डी, है ना। इसको नहीं समझते तो इसको तो समझते हो ना, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना, डेल्टा पी बाई टी, है ना। तो आप जानते हो भैया इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले बनते हैं असल में फोर्स के। एक बनता है F इज इक्वल टू एम ए, है ना, जिससे आप चित परिचित हो अच्छे से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और दूसरा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है V dm बाई डी टी, ठीक है ना। और एवरेज फोर्स के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे V डेल्टा m बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये मास में चेंज है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां वेलोसिटी में चेंज है, मास कांस्टेंट है। ये फर्क है दोनों फॉर्मूलों के अंदर। दोनों फॉर्मूलों के अंदर फर्क ये है कि यहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मास चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां मास नहीं चेंज हो रहा, वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
ठीक है, तो फोर्स के हो गए दो फॉर्मूले, है ना, फोर्स के हो गए दो फॉर्मूले। यहां पर जो फॉर्म लगेगा वो लगेगा वी डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, वी चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम, जो कि आपको ये दिया ही हुआ 100, और वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको 20, तो 20 सेंटीमीटर इंटू डीएम बाई डी, यानी 100 ग्राम का मास हर सेकंड ट्रांसफर हो रहा है, यानी यहां पर आपने 100 लिख देना है, तो ये हो जाएगा 2000 डाइन, क्योंकि सबके सब सीजीएस में है, मैंने किसी को कन्वर्ट नहीं किया, यहां मैं किलोग्राम में लेके नहीं आया, यहां मैं मीटर में लेकर के नहीं आया, है ना, तो ये सब सीजीएस में निकल के आएगा, तो 2000 डाइन आएगा, आंसर बी है इसका। करो जी, चलिए मैं करता हूं। एक बॉडी है जिसका मास 1000 किलो है और वो चल रही है ना, एक बॉडी है ना, जिसका मास 1000 किलो है और वो चल रही है किसी स्पीड से 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब क्या किया कि इसके ऊपर एक मास ला करके जोड़ दिया, ठीक है, तो आपको नई वेलोसिटी बतानी है क्या होगा, न्यू वेलोसिटी आपको निकालनी है क्या होगा, यानी जब इसके ऊपर मास ला करके जोड़ेंगे, ऐसे ला करके मान लो मास जोड़ दिया 1250 का मास और जोड़ दिया, तो इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली थोड़ी घट जाएगी, इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली थोड़ी क्या करेगी, घट जाएगी, लेकिन दोनों की एक कॉमन वेलोसिटी होगी जिससे चलेंगे, दोनों की एक कॉमन वेलोसिटी होगी जिससे चलेंगे, वो कॉमन वेलोसिटी आपने निकालनी है, तो आपने यहां पर लगाना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब दो पार्टिकल्स का मर्जर हो रहा हो, स्प्लिटिंग हो रही हो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली जब भी लग रहा हो, है ना, यहां पर कांटेक्ट फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में, है ना, तो जब भी मर्जर हो रहा हो, स्प्लिटिंग हो रही हो, एक दूसरे में भिड़ रहे हो, एक दूसरे पे चढ़ रहे हो, ये सारी चीजें कहां पढ़नी है आपने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़नी है ना। तो आप यहां पर क्या लगाओगे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। मास आपको पता है 1000 है, इसका 1250 है, ठीक है, तो रख देते हैं हम, इसका 1000 रखा, और पहले से कितनी स्पीड चल रहा था, 50 से चल रहा था, ये 1000 इंटू 50, ठीक है, 1000 इंटू 50 प्लस इसका आपको कुछ पता नहीं इनिशियली क्या था, तो ये 0 मान लेते हैं हम, u2 इसका इनिशियल मास इसका पता नहीं, है ना, लेकिन बाद में इसके ऊपर मास टिका दिया गया, तो 1000 इंटू कॉमन वेलोसिटी जो कि अभी आपको नहीं पता, है ना, प्लस 1250 इंटू कॉमन वेलोसिटी, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे पर चढ़ गए हैं और दोनों ही क्या चलेंगे, कॉमन वेलोसिटी चलेंगे भाई, ठीक है ना। तो यहां से 1000 इसमें 1250 में ऐड होगा तो हो जाएगा 2250 वीसी, और यहां क्या आ रहा है, यहां आ रहा है 50,000, यहां आ रहा है 50,000, ठीक है ना, तो यहां से वीसी आ जाएगा 50,000 अपॉन में 2250, 0 से 0 कट गया, 5 से काटता हूं इसको, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, है ना, और यहां से आ जाएगा 1000, ठीक है ना, और काटा जाए, और काट लेते हैं चलो, तो 5 9 जा 45, 200, और 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 जा 18, और 2 और यहां पर जाएगा, तो 9 2 जा 18 22 के आसपास आ रहा है, यानी ये 20 आंसर है भैया इसका, ठीक है ना, 20 के नजदीक आ रहा है ना, तो आप नियर आंसर यहां पर मार सकते हो, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। A body of mass 5 kg is moving in a circle of radius 1 meter with an angular velocity of 2 रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना, 2 रेडियन पर सेकंड की, यानी ओमेगा जो दे रखा है वो दे रखा है 2 रेडियन पर सेकंड। सेंट्रीपिटल फोर्स आपसे पूछी हुई है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, लेकिन यहां पर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म से पूछा गया, तो आप यहां पर पुट करोगे एक फॉर्मूला, है ना, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये मैंने आपको सर्कुलर मोशन में बताया हुआ है, ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है, वो आप यहां पर यूज करके एक नया फॉर्मूला बना सकते हो, है ना, ये हो जाएगा m, और v की जगह पर रखूंगा तो r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r से r कट जाएगा, ये बन जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। देखा होगा आपने जरूर ये फॉर्मूला, है ना, साइंस अगर आपने 11th में ली है तो आपने फॉर्मूला जरूर लिखा होगा mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। m दिया है क्या, हाँ दिया है, r दिया है क्या, हाँ दिया है, ओमेगा दिया है, वो भी दिया है, तो f इज इक्वल टू मास 5 r1 और ओमेगा स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 न्यूटन, आंसर है बी ही है, ये भी है ना। बढ़ते हैं आगे, आओ जी, एक बोट है, उसके अंदर डॉग है, एक बोट के अंदर एक डॉगी है ना, ये मान लो डॉग है, ठीक है, 4 पैर दिखा दूंगा, चलो 4 पैर दिखा, 4 पैर हो गए, है ना, डॉग है, ओके। 40 किलो की बोट है, 40 केजी की बोट है और 4 किलो का डॉग है, ठीक है, 4 किलो का डॉग। अब ये क्या करना शुरू हुआ, ये ना चलना चालू हुआ, ये चलना चालू हुआ, जब ये चलेगा तो कांटेक्ट फोर्सेस के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कारनामा स्टार्ट होगा, यानी यहां पर भी दो चीजों का कोलिजन हो रहा है एक्चुअली में, है ना, उसके पैरों का और बोट का, तो यहां पर दो बॉडीज हैं, उन दो बॉडीज के लिए आपको यहां कंजर्वेशन मोमेंटम लगाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि जब ये आगे बढ़ेगा तो बोट कितना पीछे जाएगी। ऐसा होगा ना यार, सोचो जरा, ऐसा होगा, है ना, जब एक फट्टे पर
एक फट्टे पर आप आगे आगे चलोगे ऐसे, है ना, और नीचे से फ्रिक्शन नहीं है ऐसा समझो, है ना, नीचे नीचे जो है वो पानी है ना, तो क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स के चलते आप उसको पीछे धकेल रहे हो तो वो पीछे तो जाएगा ना, पीछे कुछ तो वेलोसिटी उसकी आएगी ना, तो वो वेलोसिटी आपसे पूछे कितनी होगी, जब ये डॉग आगे चलेगा तो बोट कितना पीछे चलेगी, ये पूछा है आपसे, किस वेलोसिटी से वो पीछे चलेगी। ठीक है, तो करते हैं इसको जल्दी से। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यही करेंगे ना भाई, यही करेंगे ना। अच्छा पहले दोनों रुके हुए थे, पहले डॉग भी रुका हुआ था, बोट भी रुकी हुई थी, तो ये तो 0 0 हो गया, u1 भी 0 u2 भी 0, सही बात है ना भाई, इनिशियल वेलोसिटी डॉग की भी 0, इनिशियल वेलोसिटी बोट की भी 0, तो ये तो 0 0 हो गया। बाद में m1 की बात कर लेते हैं, डॉग को मान लो हमने m1 मान लिया, ये उसका m1 है ना, तो कितना मास है 4, कितनी स्पीड से चल रहा है बताओ भाई, 10 की स्पीड से चल रहा है ना, मास 2 किसका है 40 किलो बोट का, है ना, और v2 निकाल लेंगे हम, तो हो गया 40 प्लस 40 v2, और ये 0 है, यहां ये जाएगा तो हो जाएगा माइनस 40 इज इक्वल टू 40 v2, 0 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, -1 आ गया v2, है ना, यानी v2 यानी बोट आ गई -1 मीटर पर सेकंड से चलती हुई, वो भी इस दिशा में। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि आपने ये दिशा पॉजिटिव मानी है तो ये दिशा नेगेटिव है, इस तरफ चलेगा और 1 की स्पीड से चलेगा। A marble block of mass 2 kg is lying on ice when given a velocity of 6 meter per second stopped by friction in 10 seconds, then the coefficient of friction क्या होगा भाई, coefficient of friction होता है म्यू, और म्यू होता है फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, तो फ्रिक्शन भी निकालो नॉर्मल भी निकालो और आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन यहां पर हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और नॉर्मल जो होगी वो होगी मास इंटू ग्रेविटी, हाँ की ना, अरे हाँ की ना, मास से मास कट भी गया, तो एक्सेलरेशन निकालना है और ग्रेविटी निकालनी है बस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्या कह रहा है भैया 6 की स्पीड से चल रहा था और फिर रुक गया 10 सेकंड के अंदर अंदर, है ना, एक्सेलरेशन होती है v माइनस यू अपॉन टी, और अपॉन में g, यही होगा ना भाई, आपके सामने चल रहा हूं मैं, कुछ नहीं किया, v क्या है 0, रुक गई है ना, और पहले कितनी स्पीड चल रही थी 6 की स्पीड से चल रही थी, समय कितना लगा रुकने में 10 सेकंड लगे रुकने में, है ना, और 10 और नीचे से g है ना, तो हो जाएगा -6 अपॉन 100, तो हो जाएगा 0.06, बस ये आंसर है। माइनस का साइन आप इग्नोर कर सकते हो, है ना, वो म्यू की बात है ना खाली, तो माइनस का साइन इग्नोर भी कर सकते हो, 0.06 आंसर एकदम सही है। करिए जी इसको सॉल्व। रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट, एक लिफ्ट है जो कि रुकी हुई है, एलिवेटर, एलिवेटर रुका हुआ है, तो रुका हुआ तो क्या होता है भाई, रुका हुआ तो भाई जितना नीचे mg है उतना ही ऊपर नॉर्मल मिल रहा है, यानी n इज इक्वल टू mg, यानी वेट जो होगा रेस्ट वाला वो उतना ही रहेगा, W नॉट ले लेता हूं इस वेट को, W नॉट ले लेता हूं वो उतना ही रहेगा, है ना, नॉर्मल ही तो वेट कैलकुलेटर होता है, नॉर्मल से ही तो कैलकुलेट होता है कितना वेट है, जो नीचे मशीन होती है अपनी वेइंग स्केल, वेइंग स्केल क्या कैलकुलेट करता है, वो ये कैलकुलेट करता है मुझे नॉर्मल कितना देना पड़ रहा है, ये जो बंदा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, ये जो बंदा मुझ पर वजन करना चाह रहा है अपना, उसको मुझे नॉर्मल कितना प्रोवाइड करना पड़ रहा है, वो उसका कैलकुलेशन दिखाता है आपको, है ना, उसका कैलकुलेशन आपको दिखाता है, तो वो नॉर्मल है ना। चलो अब ये W नॉट की बात हो रही है ना, जो कि वेट है जब ये रेस्ट पर है। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि भाई अब ये चलने लगी, अब ये लिफ्ट चलने लगी किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, डाउनवर्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे चलने लगी, तो ये जो बंदा है इसका वेट नीचे की तरफ mg, और ऊपर जो इसको फोर्स मिल रही है वो नॉर्मल मिल रही है ना, mg इस बार बड़ा होगा नॉर्मल से, है ना, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मिल रही है और वो किसके बराबर मिल रही है, ma के बराबर मिल रही है, n जाएगा इधर, ma आएगा इधर, यानी जो नॉर्मल यानी जो अब वेट कैलकुलेट होगा वो कुछ कम कैलकुलेट होगा mg माइनस ma, है ना, अब वो कुछ कम कैलकुलेट होगा, तो ये आपका बाद वाला वेट है, अपरेंट वेट है ना, ये आपका अपरेंट वेट है। तो आपसे बोल रहा है कि भैया वेट का रेशियो तो दिया हुआ है 3/2, वेट का रेशियो दिया हुआ है 3/2, ठीक है भाई 3/2 दिया हुआ है, पहला स्टेशनरी वाला है फिर मूविंग वाला है ना, तो पहले mg, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको W अपॉन W नॉट, कितना दिया हुआ है ये, W नॉट ऊपर था माने स्टेशनरी वाला ऊपर था 3/2, मैं यहां पर 2/3 लिख देता हूं उल्टा करके, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है ना, वो इसलिए ताकि इक्वेशन इजी बने ना, मैं इसलिए ऐसे डिवाइड कर रहा हूं इसको। W जो है वो अपना mg माइनस ma है ना, W हमारा क्या mg माइनस ma, और W नॉट क्या है mg, ठीक है, तो mg से mg कट गया 1, ma माइनस mg, m से m कट गया यहां पर, ठीक है ना, और ये किसके बराबर आ रहा है 2/3 के बराबर आ रहा है, ये इधर जाएगा a/g इधर जाएगा, 2/3 इधर आ जाएगा, 1 माइनस 2/3, 3 में से 2 गए 1/3 है ना, और a/g
जी यहां जाएगा तो ए बन जाएगा G/3, ठीक है ना, तो G/3 आंसर है। एक और करो भाई। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड दे रखा है 0.25, द मैक्सिमम स्पीड विद द कार कैन बी ड्रिवन। ये भाई वो है फ्लैट सर्कुलर रोड पर जब आप टर्न लेते हो तो वो सेफ वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, वो तरीका आपको मैं दिखा देता हूं क्या है, कि जब भी आप टर्न ले रहे हो, ठीक है, जब भी आप टर्न ले रहे हो तो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब जो आपको बाहर धकेलने की कोशिश कर रही है, उसके बराबर फ्रिक्शन होनी चाहिए, उसके बराबर फ्रिक्शन होनी चाहिए, तभी आप बच पाओगे, तभी आप बच पाओगे, है ना। तो फ्रिक्शन को बराबर होना पड़ेगा किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, और फ्रिक्शन होती है म्यू एन, म्यू एन की जगह म्यू एम जी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि एन ऊपर होगा ऐसे और एम जी नीचे होगा, धरती के अंदर घुस रहा होगा एम जी नीचे के, ये धरती के अंदर घुस रहा है, ये जेड एक्सिस पे नहीं, ये वाई एक्सिस पे नहीं है, ठीक है ना, ये अंदर है, ऐसे दिखाया जा रहा है, लेकिन इसको कोई बात नहीं, है ना। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मैंने डेराइव भी करके दिखा दिया आपको पूरा, आर यहां जाएगा तो हो जाएगा म्यू आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और वी जो आएगा वो आएगा म्यू आर जी से, बस इतना रहेगा, है ना। ये मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी इसकी, इससे ज्यादा पर फिसल सकते हो, है ना। ये आपकी रिस्किंग वाली वेलोसिटी है, जिस पर रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है ना, वो वाली वेलोसिटी है। तो म्यू आर और जी तीनों पुट कर दो, म्यू आर और जी पुट कर दो। म्यू कितना है 0.25 है, आर कितना है, अरे कोई बताओ 40 मीटर, और जी होता है 10, पॉइंट हटेगा 100 नीचे, 2 0 से 2 0, 25 चौके 100, 100 अंदर है, 10 बाहर आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, यही आपकी रिस्किंग वेलोसिटी, सेफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जो मर्जी कह लो इसको, इससे बाहर जाओगे तो फिसल जाओगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया, करिए इसको सॉल्व। चलो मैं करता हूं। एक फोर्स है 50 डाइन की जो एक्ट कर रही है किसी बॉडी पर 5 ग्राम पर, ठीक है ना, विच इज एट रेस्ट फॉर एन इंटरवल ऑफ 3 सेकंड, देन द इंपल्स, ये इंपल्स होता है डेल्टा पी, और कुछ नहीं यार, इंपल्स को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, इंपल्स होता है डेल्टा पी, है ना। और आप जानते हो कि फोर्स जो होती है, यहां देखो, फोर्स जो होती है वो होती है डेल्टा पी बाई टी, तो टी यहां चला जाएगा, तो फोर्स इंटू टाइम आ गया, फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करना, आपको इंपल्स मिल जाएगा, इसी को इंपल्स बोलते हैं, इसका एक नया नाम इंपल्स रख दिया है, बस बस फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। फोर्स कितनी लग रही है 50 डाइन, 50 डाइन, समय कितना है 3 सेकंड, 5 दिया 15, 150, है ना। अच्छा, न्यूटन सेकंड में बात करेंगे, ये बड़ा तेज है भाई, डाइन सेकंड में निकलवा के न्यूटन सेकंड में बात कर रहा है आपसे, मतलब यूनिट का भी ये टेस्ट ले रहा है। 1 न्यूटन के अंदर होते हैं 10 की पावर 5 डाइन, ध्यान रखो, तो 1 डाइन के अंदर हो गए 10 की पावर -5 न्यूटन, ये समझ में आता ना कन्वर्जन भाई, इधर जाएगा ऊपर जाएगा 10 के पावर -5 हो जाएगा, सीधा सीधा, है ना। तो जब इतना डाइन पर सेकंड है तो आप इसको इनटू कर लो, है ना, 150 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अभी 10 की पावर -5, 1 0 से कट जाएगा, 10 की पावर -4, और ये सी से मैच कर रहा है, ये सी से मैच कर रहा है, ठीक है, आप चेक कर लो, सी से मैच कर रहा है ये। बढ़ता हूं आगे, 2 ब्लॉक हैं, एक मास M1 4 किलो का, एक मास M2 2 किलो का, और कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है ना, ओवर अ मासलेस पुली, टोटल डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द पुली पूछा हुआ है कितनी है, ठीक है। तो पुली के एक साइड पर मास जो लटका हुआ है वो कितना है 4 किलो का, और एक साइड जो लटका हुआ 2 किलो का। आप समझ रहे होगे कि मोशन जो होगा वो इस तरफ हो रहा होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हमने टोटल थ्रस्ट ऑन द पुली निकालना है, यानी टोटल फोर्स डाउनवर्ड कितनी, किससे किस फोर्स तक खिंच रही है पुली नीचे, वो निकालना है आपने। तो ऑब्वियसली वो टेंशन फोर्स से खिंच रही है, दोनों तरफ से टेंशन लग रही है, उससे पुली बेचारी नीचे खिंची जा रही है, ऐसा ही कुछ हो ना पुली के साथ। तो हमने बेसिकली यहाँ टेंशन निकालनी है, हमने जो काम यहाँ करना है वो टेंशन निकालने का करना है, ठीक है ना। अब देखो हो क्या रहा है, यहां पर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी 40 न्यूटन की, 40 इंटू जी एम जी, है ना। यहां जो लग रही होगी वो लग रही होगी 20 न्यूटन की, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितनी लग रही है भाई, यहां से 40, यहां से 20, 40 में से 20 गया, 20 बचा, तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी। एक्सेलरेशन होती क्या है, नेट फोर्स अपॉन में सिस्टम का मास, नेट फोर्स कितनी है 40 इधर 20 इधर, तो 40 - 20 अपॉन में नेट मास कितना है 4 और 2 6, 40 में से 20 गए 20/6, यानी 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आपकी एक्सेलरेशन आ गई, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं टेंशन की, अब बात करते हैं, यहां पर टेंशन होगी, है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नीचे जा रही है ना, तो 40 - t इज इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है 40/3, ए से मतलब 10 इंटू 3 कर लिया ना, 40 इंटू 3 हो जाएगा, टेंशन यहां जाएगी 40/3 यहां आएगा, तो 40 - 40/3 इज इक्वल टू टी, ठीक है ना। 40 कॉमन, 1 - 1/3, एक में से 1/3 जाएगा तो 2/3 बचेगा, ठीक है। तो टेंशन आ जाएगी कितनी 2/3 ऑफ 40, यानी 4 दूनी 8, 80/3,
ठीक है, लेकिन ये टेंशन तो एक साइड की आई है जो कि यहां लग रही होगी इस तरफ, इधर भी टेंशन लग रही होगी, दोनों टेंशन की वजह से खिंच रही है और टेंशन सेम है, तो इसको 2 से आपको इंटू करना पड़ेगा। 2t कर लो इसको, 2t हो जाएगा 160/3, काट लो 3 5 15, बी ऑप्शन सही है। 3 5 15, एक और आया 3 3 फिर 3 3 3, तो इसको इसने लगभग 54 लिख दिया। ठीक है ना, वैसे भी आप जी को 9.8 लोगे तो आपको मिल जाएगा ऐसा आंसर, है ना। मैंने जी को 9.4 नहीं लिया यहाँ पर, 9.8 नहीं लिया यहाँ पर, नहीं तो आपको आंसर मिल जाता। ठीक है ना, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, एक ट्रक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक ट्रक है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करवाने पड़ते हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा सकते हम, है ना, एनसीईआरटी तो करवाने पड़ते हैं। एक ट्रक है जो कि स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से और रोल डाउन कर रहा है हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रैवल्स द डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड। देखो भाई क्या हो रहा है, एक हिल से 200 मीटर का एक ट्रैक, 400 मीटर, सॉरी 400 मीटर का एक ट्रैक कवर करके 20 सेकंड के अंदर अंदर एक ट्रक नीचे रोल डाउन हो रहा है जो कि शुरू में रेस्ट पर था। सब कुछ तो दे दिया, क्या रहेगा फिर, फोर्स निकालनी है, एमए होती है फोर्स, है ना। तो मास यहां पर दे रखा 7 टन और 1 टन के अंदर 1000 किलो होता है। आपको एक कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है, फौजी बनने वाले हो, ये कन्वर्जन पता होना चाहिए, है ना। 7000 आपको लेना पड़ेगा मास, और एक्सेलरेशन क्या लोगे भाई, एक्सेलरेशन देखो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रही है कुछ टाइम के अंदर, यानी s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, से बढ़िया कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ जो लग सके। ठीक है, तो अपन लगाते हैं इसको, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू 0 है क्योंकि इनिशियली ट्रक रेस्ट पर था। डिस्प्लेसमेंट कितनी चल के आया है, 400 चल के आया है। हाफ इंटू एक्सेलरेशन नहीं पता लेकिन टाइम तो पता है ना, 20 सेकंड है, तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे, ये भी 400 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन 2 निकल के आ जाएगी। देखो करके दिखाता हूं, हाफ इंटू ए इंटू 400, 400 से 400 कट गया, 2 यहां जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को उठा करके यहां रख देना आपने 2, 7 दूनी 14, 14,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ट्रक पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था भैया, है ना। आई होप ये बहुत सारे क्वेश्चन थे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन, है ना। तो हमने हर तरह के डिफरेंट टाइप्स के जितने भी अब तक एनडीए में क्वेश्चन आए हैं, है ना, वो हमने लगभग अलग अलग टाइप वाले जितने भी वो सब डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है ना, तो हम लोग अब प्रैक्टिस शीट के साथ मिलते हैं, है ना, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग वर्क पावर एनर्जी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जो कि होने वाली है कल। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए टेक के टाटा, बाय बाय, जय हिंद।